Hey everyone, welcome back to my channel. फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू गाइस 2K करवाने के लिए एंड मैं बहुत खुश हूँ कि अब मेरे पास ज़्यादा फैमिलीज़ बढ़ रही है, जिस वजह से मैं अपनी एक्सप्लेनेशन और जो मेरी न्यू स्टोरीज़ है उनको भी काफ़ी जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। एंड देखो 2K सब्सक्राइबर के होने के बाद मैं एक बहुत प्यारी सी स्टोरी जो कि मैंने खुद लिखी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये स्टोरी है, इसमें मैं बहुत समय से काम कर रही थी एंड हर एक लाइन मैं सोच रही थी, क्योंकि ये अनवांटेड स्टोरी है। लाइक ये अनस्पोकन फीलिंग ऑफ लैन वांगजी, मतलब लैन वांगजी की विंग के लिए जो बिना बोली गई जो भी उसकी भावनाएं थी वो सारी स्टोरी में मैंने डालने की कोशिश करी है। सो स्टोरी कुछ इसीलिए है जिसमें वांगजी का सेक्रीफाइस और उसका विंग के प्रति प्यार इस स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा इस कहानी में। और दूसरा थिंग ये है कि इस कहानी में मैंने इनको भागों में डिवाइड किया है, मतलब ये जो कहानी है पार्ट्स में डिवाइडेड है। और आज का जो पार्ट होने वाला है ये हमारी कहानी की सबसे पहला भाग होगा, जिसमें पता चल जाएगा आपको स्टोरी का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है। एंड ये स्टोरी मैं बहुत पहले से लिख रही थी। उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरीके से स्टोरी को लिखूं, बट मेरे दिमाग में बस इतना ही था कि मैं एक ऐसी स्टोरी बनाना चाहता हूँ जिसमें हमारी वांगजी की जो बिना बोली गई उसका सेक्रीफाइस है मैं किसी स्टोरी में डालूं। एंड हियर हम एक स्टोरी लेके आए हैं। सो फर्स्ट पार्ट हमारा जो होने वाला है उसका नाम है एग्जॉस्म क्रुएलिटी ऑफ गूसू। ये उसका फर्स्ट पार्ट है जिसका मैंने नाम रखा है। और आज हम जानेंगे कि आज इस पार्ट का क्या मतलब है और इस पार्ट में मैं क्या एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड गाइस प्लीज़ अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है ना तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं फर्स्ट पार्ट के बाद कि आपको स्टोरी कैसे लगी फर्स्ट पार्ट की। और सेकंड थिंग दैट कि अगर आपको ये पूरी सारे के सारे पाँचों के पाँचों पार्ट जो पार्ट है वो पसंद आते हैं तो देन मैं इसे वॉटपैड में ज़रूर लिखूँगी। लाइक ये वाली जो स्टोरी है वो मेरे दिल के सबसे करीब है, तो इसी वजह से मैं इसको वॉटपैड में लिखने का भी सोच रही हूँ, वो भी पार्ट्स में। एंड अगर आप चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर लाइक अगर आप बोलोगे तो मैं इसे वॉटपैड में ज़रूर रिटन फॉर्म में लिख दूँगी, और ताकि और आपको लिंक्स भी दे दूँगी और आप जाके वहाँ पर रीड भी कर सकेंगे इस स्टोरी को, अगर कोई भी सुनने के बाद रीड करना चाहता है तो। ठीक है। और हाँ, अगर पसंद आती है ना तो अपने वांगशन जो फ्रेंड्स हैं ना उनको ज़रूर से शेयर करना। सो चलो हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने आपको बता दिया है, क्रुएल्टी ऑफ गूसू द एग्जॉशन। चलिए गाइस, हम चलते हैं फैन फिक्शन की दुनिया में। वांगचन और शांगवांग लवर्स दोनों ये सुन सकते हैं। सो कहानी का शुरुआत वहाँ से हुआ जहाँ से श्वानियो केव में विंग वांगजी और साथ साथ में गुसु का हर डिसेबल अलग अलग क्लान के प्रिंस प्रिंसेसेस बच के बाहर आ गए थे। एंड उस श्वानियो केव में लास्ट में विंग और वांगजी रहे थे। एंड उन्होंने वो जो टर्टल मॉन्स्टर था उन दोनों को उसे साथ में मिलके मार दिया था। सो इस तरीके से आपको कुछ पता होगा। और ये कहानी यहीं से स्टार्ट है, जब वांगजी और विंग दोनों के दोनों उस टर्टल मॉन्स्टर को मारने के बाद वांगजी विंग को गोसू लेके आया था। तो सभी के सभी थोड़ा उन्होंने चैन की सांस ली थी और सभी के सभी गोसू में वापस आ गए थे। लेकिन इस बात से अनजान हर कोई ये नहीं जानता था कि जो विंग उस मॉन्स्टर को मारा था और जो विंग पहले का विंग था वो अब वैसा नहीं रह गया था। विंग बदल गया था, क्योंकि किसी को ये तक नहीं पता था और ना ही वांगजी को ये पता था। उस मॉन्स्टर के अंदर जाने के बाद विंग ने जो इतनी सारी पावरफुल रिसेंटफुल एनर्जी को कंज्यूम कर लिया था, उसके बाद विंग एक मॉन्स्टर के रूप में कन्वर्ट हो गया था। विंग की बॉडी और वो रिसेंटफुल एनर्जी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई थी, और साथ साथ उस रिसेंटफुल एनर्जी ने विंग के गोल्डन कोर पे कब्जा कर लिया था। धीरे धीरे करके जब गुस्सू में विंग के बारे में बातें चलने लगी कि विंग अब वह विंग नहीं रह गया है जो पहले हुआ करता था, क्योंकि विंग अब अपने आप को अकेले कमरे में बंद कर दिया था। वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आया करता था, और साथ साथ में कोई भी उसे मिलने के लिए आता तो वो उस पर चीखता और चिल्लाता।
और गुस्सा करता, जो कि विंग कभी नहीं करता था। विंग एक ऐसा पर्सन था जो कि बिना किसी से बात करे हुए और बिना कोई ट्रबल करे हुए नहीं रह सकता था। इवन वो गूसू के बड़े प्रिंस नहीं, गूसू के सेकंड प्रिंस लैन वांगजी उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता था, और हर कोई विंग को पसंद भी करता था क्योंकि विंग सबका प्यारा था। सबसे ज़्यादा वो यंग क्लैन का प्यारा बच्चा था। विंग चेंज हो गया था। इवन विंग की जब सिस्टर उससे मिलने के लिए गई, विंग ने उसे भी रूम के अंदर नहीं आने दिया। जंगशा जब मिलने गया तब उसने जंगशा को भी पुश कर दिया, और उस टाइम पे जंगशा ने फर्स्ट टाइम विंग के अंदर कुछ अलग सा महसूस किया, एक अजीब सी शक्ति जो कि विंग को बांध के रखी गई थी और विंग उसके पूरे कब्जे में आ चुका था। कमरे में बंद विंग बहुत सारा डर चुका था। उसकी लाइफ में कभी भी ऐसा मोड़ नहीं आया था। विंग कभी भी डरपोक नहीं था, लेकिन उसे अपने लिए नहीं, अपने अपनों के लिए डर लगता था, क्योंकि विंग ने एक टाइम एक डिसेबल मजाक में जब गूसू में आने के बाद विंग कभी कभी जब पहले टाइम पे स्टार्टिंग में उसे नहीं पता था कि उसके अंदर किसी शक्ति का वास हो गया है, तो वो अपने दोस्तों के साथ अपना मूड क्लीन करने के लिए जाया करता था क्लब, पाउंड्स के पार्ट में, मार्केट में। बट उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। लोगों के चारों तरफ होना और विंग के बीच में होना उसे चुभता था। लोगों के कानों में आती हुई वो आवाज़ें विंग को जलने लगी थी। विंग सबको इरिटेशन के साथ देखने लगा था, जबकि विंग को लोगों के साथ बात करना और लोगों के बीच में रहना बहुत पसंद था। लेकिन धीरे धीरे करके वो रिसेंटफुल एनर्जी विंग को सबसे अलग कर रही थी, जिस वजह से विंग का बिहेवियर चेंज होने लगा। विंग सबसे बदतमीज़ी से बात करने लगा और उन सभी के साथ फाइट भी करने लगा, जिस वजह से एक दिन मजाक में आके एक युनमक के डिसेबल ने विंग के साथ मजाक किया था। एंड साथ में जैसी वो विंग के कंधे पे हाथ रखने के गया तो विंग सडनली गुस्सा हो गया और उसने उस डिसेबल के गले को पकड़ लिया, बहुत ज़ोर से जकड़ लिया, जिस वजह से वो डिसेबल की वहीं पर ही मौत हो गई। और उस दिन के बाद हर कोई विंग से डर गया, क्योंकि उस दिन जो बाकी डिसेबल विंग के साथ में गए थे युनमक के, उन सभी ने विंग के आजू बाजू एक डार्क एनर्जी को फेस किया, जो कि विंग के बालों पे, विंग के पूरे शरीर पे, विंग के रोब्स पे, विंग के हाथों पे, हर जगह से बाहर आ रही थी। और ये देखकर वो डिसेबल डर गए और वहाँ से भाग गए। विंग को जब पता चला, जब विंग होश में आया, ये उसने क्या कर दिया है, उसने एक डिसेबल की मौत कर दी है, तो विंग को बहुत बुरा लगा। और गुजरते समय के साथ विंग को अपने अंदर अजीब सी शक्ति का वास होने लगा। विंग समझ चुका था कि उस दिन जो उसने टर्टल मॉन्स्टर के अंदर वो जो एनर्जी को छुआ था, उसके बाद वो एनर्जी उसके अंदर बस चुकी थी और विंग इस वजह से डर गया था। विंग जो कभी किसी से नहीं डरता था, वो अपनों की खुशी के लिए अपने आप को डोर के अंदर बंद कर दिया। वो 24 घंटे अपने चैम्बर के अंदर रहा करता था, और इस चीज़ को पूरे एक हफ्ते गुजर गए थे। किसी को भनक थी और हर कोई जगह विंग के ऊपर रूमर पड़ने लगे कि विंग मॉन्स्टर हो गया है, विंग सबको हर्ट करने लगा है, विंग बहुत बुरा हो गया है, और इस तरीके से बातें और रूमर्स चलने लगे हैं। विंग की सिस्टर, विंग की जो बहन थी यानली, और उसका भाई चांगचन, दोनों के दोनों विंग के लिए बहुत ज़्यादा वरीड थे। और साथ साथ में कई बार उन्होंने विंग से मिलने की कोशिश करी, लेकिन विंग डर रहा था, क्योंकि उस डिसेबल की तरह अगर गुस्से में आके और उस रिसेंटफुल एनर्जी के प्रभाव की वजह से अगर उसने अपने शीशे और अपने ब्रदर, जिसे विंग बहुत प्यार करता है, उन्हें हार्म कर दिया, तो विंग कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। इस वजह से उसने अपने आप को उस कमरे में बंद कर लिया था। विंग के अंदर जितना भी ताकत था, उससे वो उस रिसेंटफुल एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रिसेंटफुल एनर्जी एक एंशियंट एनर्जी थी, जिसको इतनी जल्दी कंट्रोल करना किसी के भी बस की बात नहीं था। और शुआन केव से आने के बाद वैसे भी विंग काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा इंजरी लगी थी, और साथ साथ में विंग की ताकत और उसकी थोड़ी सी पावर जो थी, उसके अंदर की गोल्डन पावर, वो भी कम हो चुकी थी, जिस वजह से वो रिसेंटफुल एनर्जी और ज़्यादा विंग के अंदर घर कर रही थी।
और साथ साथ विंग को वीक बना रही थी, विंग के माइंड को कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही थी और विंग को वो काम कराने की कोशिश कर रही थी जो कि एक रेसेंटफुल एनर्जी का काम होता है, सबको डिस्ट्रॉय करना, सबको हर्ट करना। और विंग अभी होश में था, कह सकते हैं कि आप वो थोड़ा होश में था, उसे पता था कि वो क्या कर रहा है। और साथ साथ में वो जब किसी को भी हर्ट करता था, दुख करता था या फिर चोट पहुंचाता था, तब उसको कुछ समझ नहीं आता था, विंग बिल्कुल अंदर से बेहोश हो जाता था और जो भी प्रभाव था वो रिसेंटफुल एनर्जी उससे करवा रही थी। विंग अभी अपने चैम्बर के अंदर बैठा हुआ था और बाहर लोग विंग के ऊपर रूमर्स फैला रहे थे। और कब तक ये रूमर गुसू के एल्डर और सबसे प्रमुख लैन कुरैन से बच पाती। लैन कुरैन के कानों में बातें पड़ गई कि विंग किस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, बिहेव कर रहा था। और कहीं ना कहीं लैन कुरैन को शक होने लगा विंग पे कि विंग किसी शक्ति या फिर काली शक्ति के प्रभाव में था, क्योंकि कुरैन जानता था कि जिस जगह से वांग जी और विंग आए थे उस जगह पे काली शक्तियों का वास था। और जैसे ही वांग जी वापस आया तो कुरैन ने उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन भी डाला और साथ साथ में वांग जी के ऊपर एक स्प्रेल भी पड़ी ताकि उसे पता चल सके कि वांग जी जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, कुरैन उसका नेफ्यू, वो किसी काली शक्ति के प्रभाव में तो नहीं है। लेकिन उस टाइम वांग जी प्रभाव में नहीं था, जबकि प्रभाव में विंग था और कुरैन ने विंग को नहीं करा। बट जब कुरैन को ये भनक पड़ी किस तरीके से चारों तरफ बातें चल रही थी विंग को लेकर, कुरैन को उसको लेकर शक हो गया और कुरैन ने डिसाइड किया कि वो विंग से मिलेगा, उसके चैम्बर में जाके देखेगा कि बात क्या है, क्या सच में विंग काली शक्तियों का वास में आ गया है या फिर बात कुछ और ही है। कुरैन आज विंग के चैम्बर के पास गया एंड विंग के चैम्बर के पास जाते ही जैसे ही उसने विंग के चैम्बर का जो फर्स्ट सीढ़ी था ना, स्टेयर, उसने लिया, सीधा एक जोर से कुरैन दूर जाके गिर गया, क्योंकि वो काली शक्ति चैम्बर के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बना के रखी हुई थी और हमारे कुरैन के अंदर वाइट पावर थी। और इस तरीके से अगर वाइट पावर ब्लैक पावर से टकराती है तो ऐसा ही होता है। कुरैन जैसे ही थोड़ा स्टैम्बल हुआ, पीछे गिरा, तो उसका दिल धड़कने लगा एंड कहीं ना कहीं उसके अंदरूनी जो स्पिरिचुअल पावर थी उसने उस चैम्बर से आती हुई उस डार्क पावर को डिटेक्ट कर लिया। उसे पहचान लिया कि अंदर जो भी है वो काली शक्ति से बना हुआ है। ये देखकर कुरैन समझ गया ये काली शक्ति उस श्वान यू केव की है जो कि बहुत प्राचीन है और बहुत ज़्यादा हानिकारक है। गूसू एक ऐसा क्लैन है जिसमें वाइट पावर स्पिरिचुअल पावर को पूजा जाता है और वहाँ पर ऐसी डार्क पावर का होना उसकी ग्लोरी को और साथ साथ उसके स्टेटस को कहीं न कहीं दाग लगा सकता था। और कुरैन कभी भी अपनी गूसू को दाग लगने नहीं दे सकता। इस वजह से कुरैन ने सोच लिया कि वो विंग के अंदर से उस शक्ति को बाहर निकाल देगा। लेकिन कुरैन को ये नहीं पता था कि विंग के गोल्डन कोर से वो शक्ति डिटैच हो चुकी थी। उसने हमारे विंग की गोल्डन कोर को अपना अपना लिया था, जिस वजह से उसको विंग के अंदर से निकालना मुश्किल था। उसके अगले दिन कुरैन ने बहुत सारे डिसेबल को बुला के उस डोर को ओपन करवाया और विंग को एक स्पिरिचुअल पावर से कवर कर दिया और उसे बेहोश कर दिया ताकि वो विंग को अच्छी तरीके से एग्ज़ामिन कर सके। जब उसने कुरैन ने विंग को एग्ज़ामिन किया तो उसे पता चला कि विंग के अंदर से उस काली शक्तियों को निकालना इतना भी आसान नहीं था। और कुरैन थोड़ा डर भी गया, क्योंकि जैसे जैसे कुरैन विंग को हाथ लगा रहा था वैसे वैसे वो काली शक्ति विंग हमारे कुरैन को पीछे धक्का देने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो काली शक्ति जान चुकी थी कि कुरैन उसके पास में है और एक स्पिरिचुअल पावर उसको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। इस वजह से वो कुरैन के टच को रिपल कर रही थी। विंग अनकॉन्शियस था और सारे डिसेबल बाहर खड़े थे एंड वो देख रहे थे कि उनके लैंड कुरैन जो है ना वो विंग को डिटेक्ट कर रहे थे। शीशे बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, उन्होंने ढंग से खाना तक नहीं खाया था, क्योंकि उनका प्यारा सा ब्रदर अगर इस हालत में है भाई, तो वो कैसे रह सकती है। जंक्शा ने भी बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था, वो चिंता में था विंग की। और वैसे वैसे हमारी जंक्शा ने अपने क्लैन में भी संदेश भेज चुका था अपने अंकल को कि विंग को कुछ हो गया है और वो अजीब सा बिहेव कर रहा है।
दूसरी तरफ कुरैन जब जान चुका था कि विंग के गोल्डन कोर पे पूरी तरीके से उस काली शक्ति ने या फिर रिसेंटफुल एनर्जी ने कब्जा कर लिया है, कुरैन बहुत ज़्यादा असमंजस पे पड़ गया कि अब वो क्या करेगा और इसका इलाज क्या है, क्योंकि बहुत सालों पहले इस रिसेंटफुल एनर्जी को काट दिया गया था। लेकिन ये शुआनियो केव जो कि शापित थी, वहाँ पर रिसेंटफुल एनर्जी का होना मायने था, क्योंकि अगर वहाँ पर प्राचीन मॉन्स्टर हो सकते हैं तो वहाँ पर रिसेंटफुल एनर्जी भी हो सकती है। कुरैन उसके बाद चुपचाप से विंग के चैम्बर से हट गया और उसने सारे डिसेबल और जितने भी वहाँ पर राजकुमार राजकुमारियाँ आई थी उन सभी को ये बोल दिया, इस चैम्बर के पास में कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। और वहाँ पर 2 डिसेबल को तैनात कर दिया गया। उसके बाद हमारे शिशन को भी ये चीज़ पता चल गई और कुरैन सीधा फॉरबिडन रूम में चला गया, जो कि लाइब्रेरी पवेलियन के एक सीक्रेट रूम है जिसे हमेशा बंद करके रखा जाता है, जिसमें एंशियंट के पुराने स्क्रॉल पड़े हुए थे जो कि गूसू के पहले होने लाइक वो गूसू के पहले जो थे ना बड़े लोग, एल्डर्स लोग, उन सभी ने उन किताबों में अलग अलग चीज़ें लिखी गई थी और कुरैन जानता था कि विंग के अंदर रिसेंटफुल एनर्जी को निकालने के लिए वहाँ पर उन किताबों में कुछ ना कुछ तो होगा। इसमें कुरैन को कम से कम 2 दिन लग गए और फाइनली कुरैन ने एक ऐसा तोड़ निकाल दिया जिससे वो रिसेंटफुल एनर्जी पूरी टूट जाएगी। और आज उस सारी चीज़ों का वो प्रोसीजर चल रहा था। यहाँ से सीन कट करके हमें दिखाया जाता है 2 हफ्ते बाद का सीन। लाइब्रेरी पवेलियन के अंदर पेड़ों के पास में जो एंसेस्टर हॉल था, जिसमें गूसू के एल्डर्स की एशेस थी, राख थी और वहाँ पर उनकी पूजा किया जाता था। वहाँ से ज़ोर ज़ोर से मंत्रों की आवाज़ आ रही थी और मंत्र ऐसे भी नहीं जो दिल को चीर कर देने वाले मंत्र थे। अब हमें पवेलियन के अंदर एंसेस्टर हॉल में दिखाया जाता है सारे राजकुमार और राजकुमारियाँ जो कि गूसू में पढ़ने के लिए आए थे, वो सभी इन सारे ड्रामास को देख रहे थे, लाइक सीन को देख रहे थे कि आगे क्या चल रहा है। और सभी के सभी घबराए हुए थे ब्लैक और उन सभी को कॉर्नर पे रखा गया था। सामने हमें दिखाते हैं विंग को एक बहुत बड़े प्लैंक पे बांधा गया था, जिसमें उसके दोनों के दोनों हाथ लकड़ी के थ्रो बांध रखे थे ताकि विंग हिले डुले ना। और साथ साथ में विंग के जो रोप्स थे वो अभी काफ़ी ज़्यादा काले और डर्टी हो गए थे। साथ साथ में विंग के चारों तरफ 30 लैशेस की स्पेल लगाई गई थी ताकि वो डार्क पावर उससे बाहर ना आ सके जब वो उसके ऊपर एग्जॉस्ट करे। और साथ में विंग के आजू बाजू में 30 लाइन की जो होती है ना आग, फायर फायर सर्कल बनाए गए थे और वो सभी के सभी मंत्रों से भरे हुए थे। उसके बाद हमें दिखाते हैं पवेलियन के अंदर 30 डिसेबल जो एल्डर डिसेबल थे, जो कि गूसू के पुराने लोग थे, वो सभी के सभी के हाथों में फॉरबिडन रूम के एक एक कॉपी थी जिसमें वो मंत्रों का जाप कर रहे थे और वो मंत्र काली शक्तियों को तोड़ने के मंत्र थे, जिस वजह से हर मंत्र के बाद वो एक प्योर वाटर, हॉली वाटर जो कि कोल्ड पाउंड से आता है, गूसू का प्योर वाटर, वो विंग के ऊपर छिड़क रहे थे। हर एक छिड़कने के बाद विंग ज़ोर ज़ोर से दर्द पे चिल्ला रहा था, क्योंकि विंग का शरीर अब रिसेंटफुल एनर्जी से कन्वर्ट था और जैसे जैसे वो हॉली वाटर रिसेंटफुल एनर्जी को कब्जा रहा था, वैसे वैसे विंग की जान जा रही थी। विंग जल रहा था, उसके हाथ पैरों में हर जगह बर्निंग मार्क्स हो गए थे, विंग के फेस से ब्लीडिंग होने लगी थी, विंग का चेहरा, विंग का हर चीज़, विंग का फोरहेड बिल्कुल डाउन हो गया था, उसके बाल सुनह काले बाल उसके फेस में आ गए थे। धीरे धीरे करके विंग के बॉडी के चारों तरफ जब वो प्योर होली वाटर डाला जा रहा था तो विंग के हाथों में उस जगह पे मार्क्स पड़ रहे थे और उनसे ब्लीडिंग हो रही थी। बट वो रिसेंटफुल एनर्जी विंग को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। विंग काफ़ी ज़्यादा दर्द में था, जो कि उसकी चिल्लाहट पूरे कॉर्नर पे और हर एंसेस्टर हॉल के कोने पे सुनाई दे रही थी। विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से दर्द में चिल्ला रहा था और बार 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 उसके ऊपर हॉली वाटर डाला जा रहा था जो कि कोल्ड पाउंड से था। और लैन कुरैन शिचन दोनों के दोनों ये सारी चीज़ें देख रहे थे। लैन कुरैन की आंखों में कोई मर्जी नहीं था और हमारा शिचन विंग के लिए बहुत ज़्यादा रिवॉर्डेड था।
साथ-साथ में जैसे-जैसे वो प्रोसीजर आगे बढ़ रहा था, इस एग्ज़ॉर्सिस्ट के 3 पार्ट थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था। जैसे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, विंग बिल्कुल अधमरा हो गया और उसके हाथ-पैरों से खून निकल रहा। उसके फेस, जो कि कभी इतना खूबसूरत हुआ करता था, उसके चारों तरफ ब्लीडिंग होने लगी, खून टपकने लगा और आधे से ज़्यादा विंग के कपड़े खून में सन गए। लेकिन कोई भी मंत्रों का जाप नहीं बंद कर रहा था। मंत्रों का जाप सेकंड फेज़ में स्टार्ट होता है। अब दूसरे मंत्रों का जाप किया जा रहा था और फिर से विंग के ऊपर हॉली वाटर डाला जा रहा था। विंग चिल्लाने लगा, चीखने लगा, उसके गले की आवाज़ थम गई, लेकिन उसका चीखना-चिल्लाना कम नहीं था हुआ। ये सभी के सभी हमारे जो थे ना, सारे लोग देख रहे थे और वो डर रहे थे, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं हो रहा था कि आगे बढ़ के इन सारी चीज़ों को रोक सके, क्योंकि विंग थक चुका था और विंग के अंदर जो रिसेंटफुल एनर्जी थी, वो विंग के गोल्डन कोर को क्रश कर रही थी और विंग एकदम एग्जॉस्ट हो गया। पहले भी विंग शुआन यू केव से इंजर्ड हुआ था, जिस वजह से वो इतना ताकतवर नहीं रह गया था जितना वो पहला हुआ करता था। और इसके साथ साथ एग्जॉस्टमेंट की प्रोसेस और ये सिंफुल एनर्जी ने विंग के दिमाग में बहुत बुरा असर किया था, जिस वजह से विंग अधमरा हो चुका था। धीरे धीरे करके विंग का कॉन्शियस जाने लगा, विंग बेहोश होने लगा, लेकिन किसी ने भी मंत्रों का जाप और विंग पे मर्सी नहीं दिखाया। सीन हमें दिखाया जाता है शिजे, जिसे स्पिरिचुअल पावर के बाउंडिंग में बांधा गया था और 3 लोगों को वहाँ पर स्पिरिचुअल पावर के बाउंडिंग में बांधा गया था, जो कि इस प्रोसीजर के खिलाफ थे, जो कि विंग को बचाना चाहते थे। और वो थे जांग शेन, शिचेन, हुसैन और साथ-साथ में हमारी विंग की बड़ी बहन यान ली। यान ली जब अपने भाई को इस तरीके से तड़पते हुए देखती है और वो कुछ नहीं कर पा रही थी, तो वो चीख के बोलती है, बस कीजिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, आप सब ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो 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 मेरा भाई है, प्लीज़ विंग के साथ ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ मेरे आशन को छोड़ दीजिए, प्लीज़। इस तरीके से वो प्लीडिंग करने लग जाती है, लेकिन उसके हाथ में स्पिरिचुअल पावर से बंधा हुआ बैंड था, जो कि वो तोड़ नहीं पा रही थी। हुसन बोलता है, प्लीज़ मास्टर कुरैन रुक जाइए। माना कि आप उस रिसेंटफुल एनर्जी को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ देखिए ना, मास्टर विंग कितना ज़्यादा थक चुके हैं, प्लीज़ रुक जाइए, प्लीज़ हम दूसरा कोई ऑप्शन देखेंगे ना, प्लीज़ बंद कीजिए, प्लीज़। ऐसा वो बोलने लगे थे, लेकिन कुरैन अपना हाथ ऊपर करके उसे चुप करवा देता है, लेकिन वो स्ट्रगल करना बंद नहीं कर रहा था। जंगशा बोलता है, अगर मेरे भाई को कुछ भी हो गया ना, तो मैं सबको राख कर दूंगा। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं उसके साथ में। आपको मेरे फादर का आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। विंग कभी आपका नहीं था, विंग हमारी घर का फैमिली मेंबर है। अगर उसे कुछ भी होगा ना, तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मास्टर कुरैन, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से जंगशाह चिल्लाने लग जाता है, लेकिन उसकी बातों का असर कुरैन पे नहीं हो रहा था और वो स्ट्रगल करने लगा, लेकिन वो स्पिरिचुअल बाउंड खासकर कुरैन ने बनाया था, जिस वजह से वो कोई भी उसे तोड़ नहीं सकते थे और तीनों के तीनों विंग को बस मरते हुए देख रहे थे। शिचन जब इन तीनों की बातें सुनता है, तो अपने अंकल को बोलता है, धीरे से अंकल, वो थक चुका है, प्लीज़ रुक जाइए, हम कोई और सॉल्यूशन निकालेंगे ना कुछ तो होगा जो विंग को बचा लेगा और इस सेंटफुल एनर्जी को भी यहाँ से हटा देगा। अंकल, एक और बार फिर सोच लीजिए, प्लीज़। आप जानते हैं ना, आपने झूठ बोला है, आप जानते हैं ना, इस सारे मंत्रों के बाद में वो मर जाएगा और वैसे भी हम विंग को नहीं मार सकते ना, उसका कोई गलती नहीं है। मास्टर विंग जो है ना, वो प्योर है, प्लीज़ ये बंद कर दीजिए। इसमें कुरैन घूर के अपने नेफ्यू की तरफ देखता है, बड़े नेफ्यू की तरफ, एंड वो बोलता है, शिचन मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है, और अगर ऐसा कुछ होता ना, तो मैं कब का ये सब कुछ नहीं करता हा, लेकिन फॉरबिडन रूम में सिर्फ वही चीज़ लिखी गई है। अगर ये रिसेंटफुल एनर्जी विंग के ऊपर, उसकी गोल्डन के ऊपर कब्जा नहीं करती और उसके साथ बाउंड नहीं होती, तो मैं कब का विंग को बचा लेता। लेकिन विंग की गोल्डन पोर पे उसने पूरे का पूरा अधिकार कर लिया है और देर हो चुकी है, और मैं इस गूसू में अपनी स्पिरिचुअल पावर के बीच में इस डार्क पावर को नहीं रख सकता हूँ। इस डार्क पावर को आज ही आज ख़त्म होना पड़ेगा, और वो कैसे भी हो, चाहे किसी की भी मौत हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सुन के फर्स्ट टाइम शिशन को रियलाइज़ हुआ, वो अंकल और वो क्लैन
जिसको वो बहुत ज़्यादा प्राउडली माना करता था और जिनका रिस्पेक्ट किया करता था, वो एक यंग बॉय को जिसने कुछ नहीं किया है, जिसमें हर किसी का मदद किया है, काइंडनेस दिखाया है, उसके साथ कोई मर्सी नहीं किया जा रहा है। ये सुन के शीशन को शेम होने लग जाता है अपने क्लैन के ऊपर, अपनी ग्लोरी के ऊपर और अपने अंकल के ऊपर। शिचान बोलता है, अंकल आप इस तरीके से मर्सीलेस कैसे हो सकते हैं? मास्टर विंग अभी यंग है, उनका एज ही क्या है, वो भी 19 साल के हैं, और इस तरीके से हम बिना उनकी फैमिली का पूछे इस तरीके से उन्हें एग्जॉशन करवा रहे हैं, उसका क्या होगा? क्या आपको नहीं लगता है कि विंग के अंकल कुछ उसे बोलेंगे या फिर बाद में हमारे रिश्तों में कोई खटास आ जाएगी? ये सुन के कुरैन शीशान की तरफ देखता है एंड वो बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि खटास आए या नहीं आए, और वैसे भी कौन है जो गूसू की ग्लोरी के सामने खड़ा हो सकता है? गूसू अमर है और गूसू में किसी डेसेंटफुल एनर्जी का कोई वास नहीं होना चाहिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है उसकी उसके लिए और किसी और के लिए, मुझे बस अपना ग्लोरी को बचाना है, गूसू की नाम को बचाना है। ये सुन के शिचन को बहुत बुरा लगता है और शिचन को गुस्सा आ रहा था अपने अंकल पे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया था। लेकिन उस दिन कहीं ना कहीं शिचन के दिल के कोने में गूसू के लिए और साथ साथ उसके अंकल के लिए गुस्सा बढ़ गया था कि उसके अंकल ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ऐसे कैसे इतने मतलबी हो सकते हैं। जिशवान जो कि वहाँ पर खड़ा था, उसको भी हाथ में पकड़ा हुआ था। जिशवान पूरे क्लैन के बड़े लीडर का बेटा था और वो भी विंग की इस हालत को देखकर डर चुका था। ऑल दो जिशवान जो है ना, विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं विंग एक अच्छा पर्सन है, जिशवान ये जानता है, इसलिए उसने भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी। सब जानते थे जिशवान इसे रोक सकता है और जिशवान ने कहीं न कहीं विंग को मदद करने की कोशिश भी करी और लैन कुरैन से रिक्वेस्ट करी कि वो ऐसा ना करे, हम सब मिलके बैठ के विंग को बचा सकते हैं। लेकिन वो क्या कर सकता था? जिशवन होने वाला प्रिंस था, होने वाला राजा बनने वाला था, और गूसू एक मामूली क्लैन नहीं था। गूसू एक बहुत प्रोमिनेंट क्लैन था जिसमें जिसमें हर क्लैन कहीं ना कहीं डिपेंडेंट था, जिस वजह से कहीं ना कहीं आज जिशवान कुरान के आगे हार चुका था। वो बस प्रे कर रहा था कि मास्टर वी बच जाए और कैसे भी करके कुरैन उन्हें छोड़ दे। जिशवान जो बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा था विंग के लिए, और सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा था उसे यानली के लिए, क्योंकि वो यानली से बहुत प्यार करता है और यानली को ऐसा देखकर जिशवान के दिल में बहुत दुख रहा था। वैसे कुरैन ने जिशवान को ये बोला था कि विंग के बचने के 70% चांसेस हैं, लाइक सॉरी 30% चांसेस हैं, और ऐसे कह के उसने जिशवान को चुप करा दिया। वैसे जिशवान अभी भी खिलाफ था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि कुरैन ने उसके फादर को लेटर लिखा था एंड उसके फादर ने उसे ऑर्डर दिया कि ये एग्जॉर्सिज्म को होने दे। जिशवान कुछ नहीं कर सकता था और उसे बुरा फील कर रहा था। वो सिर्फ प्रे कर रहा था कि विंग ठीक हो जाए और विंग सुरक्षित रहे। तीसरी तरफ हॉल में खड़े हुए वेननिंग और वेंचिंग ये सब कुछ देख रहे थे। वेंचिंग को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं विंग उसका बहुत अच्छा दोस्त था। विंग उसका सीनियर था, लेकिन फिर भी विंग उससे बहुत अच्छी तरीके से बात करता था और सबसे पहला दोस्त वेननिंग का विंग ही था। विंग ने वेननिंग को हमारी धनुष बाण भी सिखाया था, जिसमें हमारा कई बार हमारे वेनिंग को घुमाने के लिए भी विंग ले जाया करता था, और वेनिंग विंग को बहुत ज़्यादा पसंद भी करता था और उसे अपना सीनियर और कहीं ना कहीं अपना टीचर कह के बुलाता था, और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम उसने स्पेंड किया था। और साथ में वेनिंग की दो बहन वेनचिंग भी वहाँ खड़ी थी। वेनिंग जब विंग को ऐसे दर्द में तड़पता हुआ देखता है तो वो अपनी जीजे की तरफ देखता है एंड रोते हुए बोलता है, जीजे जीजे प्लीज़ मास्टर विंग की हेल्प कीजिए, वो दर्द में है, वो उन्हें मार देंगे जीजे, प्लीज़ कुछ कीजिए, प्लीज़ जीजे। मास्टर विंग बहुत अच्छे इंसान है, वो बहुत अच्छे इंसान है, प्लीज़ मैं उनको ऐसे दर्द में नहीं दे सकता हूँ जीजे, कुछ बोलिए ना, प्लीज़ कुछ बोलिए। ये सुन के वेंचिंग
अपने बेबी ब्रदर की तरफ देखती है जो कि रो रहा था। वेंचिंग वेंजिंग की आंखों को साफ करती है एंड बहुत बहुत ही ज़्यादा काम वॉइस में बोलती है, वेंजिंग अगर ये बात रिसेंटफुल एनर्जी की नहीं होती ना तो मैं कुछ ना कुछ कर लेती, और मैं एक चिकित्सक हूँ, ना कि कोई बड़े क्लैन की कोई प्रमुख। एंड मेरे पास इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं मास्टर विंग को सही कर सकूँ। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो वेन्निंग। मैं जानती हूँ कि तुम मास्टर विंग की मदद करना चाहते हो, लेकिन अब उनकी मदद कोई नहीं कर सकता है। जितना मैं जानती हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में, मुझे बस इतना ही पता है कि मास्टर विंग के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, और अगर वो बच भी गए कैसे भी करके तो मास्टर कुरैन उन्हें यहाँ नहीं रहने देंगे, और साथ साथ में वो बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाएंगे मास्टर विंग के लिए। मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दो वेन्निंग। ये सुन के वेन्निंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड वो अपनी जीजे को हक कर लेता है, और उसकी बहन वेन्निंग के कानों पे हाथ रख देती है ताकि विंग के चलाने की आवाज़ हमारे वेन्निंग को ना आए। वेन्निंग रोने लग जाता है। सारे लोग विंग के लिए बहुत ज़्यादा दुखी थे, लेकिन कोई भी कुल प्रमुख कुरैन के सामने नहीं आ रहा था। सीन कट करके दिखाया जाता है पूरे के पूरे 2 पार्ट, 2 एग्जॉशन के स्टेजेस ख़त्म हो चुके थे। विंग बेहोश हो गया था। हाँ, अब हमारा विंग बेहोश हो चुका था। अब विंग के अंदर सिर्फ थोड़ी सी जान बची हुई थी, और तीसरी स्टेज के लिए सारे डिसेबल स्टार्ट होने लग जाते हैं। तभी हमारा शिचन उन सबको रोक देता है एंड वो बोलता है बस कीजिए, बहुत हो गया है, मैं ये चीज़ नहीं देख सकता हूँ, रुक जाइए। ये सुन के 30 डिसेबल रुक जाते हैं और अजीब तरीके से शिचन को देखने लग जाते हैं। जब कुरैन ये देखता है कि उसके नेफ्यू ने उसके ऑर्डर का उल्लंघन किया है, तो कुरैन घूर के शिचैन की तरफ देखता है एंड वो बोलता है शिचैन, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि इस चीज़ को मुहूर्त में करना इम्पॉर्टेंट है और तुम इन्हें रोक क्यों रहे हो? सुन के शिचन अपने अंकल की तरफ देखता है एंड वो बोलता है अंकल बस कीजिए, वो थक चुका है, वो बेहोश हो गया है, हम इस चीज़ को बाद में करेंगे ना जब उन पर थोड़ी सी पावर आ जाए। प्लीज़ अंकल, इतना भी क्रूर मत बनिए। वो एक पर्सन है, ह्यूमन है, और कहीं ना किसी फैमिली से बिलोंग करता है। अंकल प्लीज़ थोड़ा रुक जाइए, ब्रेक दीजिए उसे। सुन के अंकल कुरैन जो उनके लैंड कुरैन था वो बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या शिशन? तुम्हें समझ नहीं आ रहा, अगर हम थोड़ी देर भी रुके तो वो रिसेंटफुल एनर्जी फिर से काबू से बाहर चली जाएगी, और वो सारे बैरियर को तोड़ देगी, और इसके बाद वो सभी को एक एक करके मार डालेगी, और इसके बाद इस गूसू को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगी। तुम पागल हो क्या? मैं ये सारी चीज़ें कैसे देख सकता हूँ? और अगर तुम्हें इतना इमोशन फील हो रहा है मास्टर विंग के लिए तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वैसे भी तुमने आज मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, पहले मेरे ऑर्डर को ना मान के, दूसरा मेरे साथ बात करने का। शिचन जब ये सुनता है उसे बहुत गुस्सा आता है। शिचन बोलता है अंकल वैसे भी आपने झूठ बोला है, आपने सबसे बोला है कि विंग के बचने के चांसेस 30% है, जबकि उसके बचने के कोई चांसेस नहीं है, और ये सारा एग्जॉशन के बाद विंग का डेथ हो जाएगा, और उसकी डेथ के साथ ही वो रिसेंटफुल एनर्जी विंग के सोल को लेकर चली जाएगी। आप ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हैं? विंग का फैमिली है, मास्टर विंग एक इंसान है, और सबसे बड़ी बात है वो अभी यंग है। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ इसे रोक दीजिए, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि शेषन कहीं ना कहीं जानता था आने वाले तूफान के बारे में, आने वाले ऐसे शख्स के बारे में। जब वो ये देखेगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और शेषन कहीं ना कहीं अपने अंकल को इस चीज़ की चेतावनी देना चाहता था, लेकिन घमंड में चूर लैन कुरैन नहीं मान रहा था। लैन कुरैन बोलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर 0% चांसेस भी है तो फिर भी ये प्रोसीजर नहीं रुकेगा। जब तक वो रिसेंटफुल एनर्जी नहीं जाती यहाँ से तब तक एग्जॉशन चलता रहेगा। एल्डर्स को इशारा करता है, एल्डर एग्जॉशन चलाने लग जाते हैं। थर्ड स्टेज चलने लगी थी, विंग की जान अब जाने ही वाली थी। अब मंत्रों का जाप और ज़्यादा लाउड होने लगा था, जिस वजह से बाहर
बहुत घना अंधेरा क्लाउड्स को घेर चुका था। एक ऐसा मौसम बन चुका था जिसमें हवाएं बहुत तेज चल रही थी और धीरे धीरे करके बिजली भी कड़क रही थी। इतनी तेज तूफान को देखकर शहर शिचैन का दिल धड़क रहा था और डर इस बात का था कहीं तूफान उसके घर को बर्बाद न कर दे। शिशन फिर से उसके अंकल की तरफ लास्ट टाइम बोलता है, अंकल प्लीज़ रुक जाइए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए प्लीज़। मैं मैं नहीं चाहता हूँ कि सब कुछ ख़त्म हो जाए अंकल। प्लीज़ रुक जाइए, एक बार सोचिए, समझ लिए प्लीज़। मास्टर विंग एक इंसान है एंड उन्हें भी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है। आप और मैं कोई नहीं होते हैं उनकी ज़िंदगी को उनके हाथों से लेने का। और जबकि आपने उनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म नहीं किया है। इस तरीके से आप अगर उनकी जान लेंगे तो गूसू के ऊपर ही कीचड़ उछलेगा और ऊपर से मास्टर विंग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से नहीं जी है उनकी भी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसमें कुरैन अब गुस्से में आके शिचैन को बोलता है, शिचिन अगर तुम और ज़्यादा मेरे पे सवाल उठाओगे तो तुम्हें भी मैं स्पिरिचुअल बाउंड से कैद करवा दूंगा। या तो तुम यहीं रुको और ये सारी चीज़ें चुपचाप देखो, या तो यहाँ से चले जाओ अगर तुमसे कुछ सहन नहीं होता है। और रही बात विंग की, तो विंग एक ऑर्फन है, अनाथ है। अगर वो मर भी जाएगा तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी मैं जानता हूँ उसका स्टेटस युनमक में कैसा है। वही एक ऑर्फन है, उसकी मॉम डैड पहले ही मर चुके हैं, तो कोई भी इसमें बात नहीं उछालेगा। और दूसरी बात, गूसू के सामने कोई बात उछाल भी नहीं सकता है कि गूसू सबसे प्रोमिनेंट क्लैन है, जो भी वो करता है वही सही होता है, वही राइट होता है। कोई भी सवाल उठाने लायक मैं बचने नहीं दूंगा। ये सुन के शिचन को बहुत बड़ा धक्का लगता है कि इस तरीके से उसके अंकल का सोच हो सकता है। शिचन बोलता, अंकल आप इस तरीके की सोच रखते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे फर्स्ट टाइम आप पे गर्व नहीं, मुझे आप पे यहाँ पे गुस्सा आ रहा है। अंकल आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं मास्टर विंग के बारे में। ये सुन के कुरैन गुस्से में बोलता है, तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो, लेकिन मुझे पता है बाद में फ्यूचर क्या होने वाला है। आज मैंने उस रिसेंटफुल एनर्जी को जड़ से निकाल के नहीं फेंका तो वो कल गूसू को खा जाएगी और मैं अपनी गूसू को नहीं इस तरीके से ख़त्म होते हुए नहीं देख सकता हूँ। शिचन अब पीछे हट जाता है क्योंकि उसके शब्द ख़त्म हो चुके थे, उसका दिल और उसका पूरा दिमाग ख़राब हो चुका था। साथ साथ उसके अंदर विंग को लेकर पीटीनेस सिंपैथी थी कि इस वजह से सब कुछ घमंड की वजह से बीच में विंग पिस जाएगा। शिचन चुप हो जाता है और बस वेट कर रहा था तूफान के आने का। उसने अपने कदमों को पीछे कर लिया और लैंड कुरैन ने इशारा करा 30 डिसेबल्स को कि वो थर्ड प्रोसीजर स्टार्ट करें। जैसे जैसे थर्ड प्रोसीजर स्टार्ट होने लगा वैसे वैसे विंग एकदम बेहोश हो गया क्योंकि वह थक चुका था, उसके पास कोई भी ताकत नहीं बची हुई थी। अब विंग के साथ जो भी होगा उसे पता तक नहीं चलेगा। और लास्ट में एक बहुत बड़ा प्रोसीजर था जिसमें किसी को भी ये नहीं बताया गया था। लास्ट में जब सारा एग्जॉशन ख़त्म हो जाएगा तो सारे के सारे एल्डर 30 डिसेबल को विंग के चेस्ट में एक खंजर से, अलग अलग 30 खंजरों से जो कि अलग डिज़ाइन से बने गए थे और जिनमें अलग अलग पवित्र आत्माएं थी, उन्हें विंग के चेस्ट पे एक साथ खोपना पड़ेगा। और उसके बाद विंग का गोल्डन कोर टूटते ही सारी रिसेंटफुल एनर्जी वहाँ से टूट जाएगी और गायब हो जाएगी। और ये चीज़ का और इस चीज़ की बातों के बारे में सिर्फ शिशन करन और वो 30 डिसेबल जानते थे, बाकी कोई नहीं जानता था क्या होने वाला है। धीरे धीरे करके एग्जॉस्टम की लास्ट प्रक्रिया ख़त्म होने लगी और यहाँ से सीन कट करके हमें दिखाया जाता है गूसू के बाउंड्री का, जहाँ से एक फिगर को गूसू के अंदर घुसते हुए दिखाते हैं। वो फिगर काफ़ी ज़्यादा खूंखार रौद्र रूप में था। उसके हाथ में एक तलवार थी जो कि शाइन कर रही थी, उसके बाल हवा में फ्लोट कर रहे थे, हर एक कदम कहीं ना कहीं रास्ते में क्रैक कर रहा था और वो इतनी स्पीड से चल रहा था जैसे कि उसकी कोई चीज़ उससे दूर होने वाली थी। हाथों की मुट्ठी जिसमें उसकी नसें अच्छी तरीके से देख सकती थी और वो चेहरा जो कि एकदम बिल्कुल भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें रेड थी जैसे कि
वो बहुत गुस्से में हो। धीरे धीरे करके वो फिगर गूसू के पहाड़ों से पास होते होते उनकी घाटियों से गुजर रहा था, और जैसे ही वो देखता है सामने गूसू के गुरुकुल को, तो वो सीधा वहाँ से भागते हुए गुजर रहा था। उसके फॉरहेड चमक रहा था जिससे गूसू की ग्लोरी को और गूसू के निशान बना हुआ था, और उसके बाल जो कि लहरा रहे थे। हर एक कदम की वजह से धरती हिल रही थी। और वहाँ से वो फिगर सीधा लाइब्रेरी पवेलियन के अंदर के कॉरिडोर से पास होता है। पास होने के बाद धीरे धीरे करके उसके पैर थमने लगते हैं, और पवेलियन के अंदर जो मंत्रों के जाप थे उस सुन के उसके जो हाथ की ग्रिप, उसके जो थी ना तलवार, उसमें ग्रिप हो रही थी। वो फटाफट से अपने पैरों को चला के पास में पहुंचता है, और उसी टाइम पे 30 के 30 डिसेबल जो थे ना, वो उनके हाथों में कंजर अपने आप आ गई थी। जब हमारी जो शिजे थी ये देख रही थी, तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। अब तीनों के तीनों और ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। कुरैन जब देखता है कि एग्जॉस्ट के मंत्रों के बीच में इस तरीके से डिस्टरबेंस हो रहा है, तो वो हाथों के इशारों से हुसैन, जियांग चैन और यानली को उस रूम से बाहर भेज देते हैं, एंड उन्हें एक कमरे में बंद करने के लिए बोल देते हैं, और तब तक बाहर आने के लिए नहीं बोलते हैं जब तक ये सारी प्रक्रिया ख़त्म हो जाए। तभी फोर्सफुली तीनों को वहाँ से ले जाया जा रहा था। ऑलमोस्ट जब उसकी बहन उनके हाथों में खंजर देखती है ना, खंजर, तो यानली बेहोश हो जाती है। जिशवान उसे संभालता है, और उसके बाद उन तीनों को वहाँ से ले जाया जाता है, और जिशवान को भी वहाँ से ले जाके डोर के अंदर लाइक एक चैम्बर के अंदर पैक कर दिया गया था। जितना वो स्ट्रगल करते उतना ज़्यादा उनको अंदर बांधा जा रहा था, और उसके बाद डोर को बंद कर दिया गया, और चारों तरफ से साउंड प्रूफ सील्स स्प्रेड्स लगा दी गई। इधर हमारा जो इधर हमारे वेंडिंग था वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, एंड जब वो खंजर देखता है तो वो भी स्ट्रगल करने लग जाता है। वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बहन उसे चुप करा देती है। वेंडिंग बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रहा था अपनी बहन के सामने, ये सारी चीज़ें रुका दे, लेकिन वेंचिंग कुछ नहीं कर पा रही थी। जब सारी डिसेबल और राजकुमार राजकुमारियाँ ये सारी चीज़ें देखती है तो उन्हें यकीन नहीं होता है। सभी के सभी बहुत डर चुके थे, और कुरैन बहुत ज़्यादा क्रूअलिटी के साथ उन सभी को ऑर्डर दे रहा था। कुरैन जैसे एग्जॉस्टम की लास्ट मंत्र ख़त्म हो जाता है, तो सारे के सारे डिसेबल जो 30 एल्डर डिसेबल थे उन सभी को इशारा करता है कि वो खंजर को विंग के दिल में खोप दे, और वो धीरे धीरे करके विंग के पास में खंजरों को लेकर जाने लग जाते हैं। ये देखकर सारे के सारे डिसेबल अपने चेहरों को छुपा लेते हैं, क्योंकि वो इस क्रूएलिटी को और नहीं देख सकते थे। वो विंग को मरते हुए नहीं देख सकते थे, और वो अपनी आंखों को चुरा लेते हैं। किसी का भी एक आवाज़ नहीं आ रही थी कि वो बीन को बचा लें। सभी के सभी कायरों की तरह अपनी आंखों को छुपाए बैठे थे, शर्म के मारे और कुछ डर के मारे। और कुरैन ये सारी चीज़ें देख रही थी। शिचन अपनी आंखें बंद कर चुका था, क्योंकि ये चीज़ वो नहीं देख सकता था। और कहीं न कहीं उसके दिल के एक कॉर्नर पे एक डर था, एक रिश्ते को टूटने का डर, और कहीं न कहीं आज वो होने वाला था। जैसे सारे के सारे डिसेबल ऑलमोस्ट विंग के चेस्ट के पास में उसे स्टैब करने के लिए आते हैं, और सभी तैयार हो चुके थे। जैसे ही आखिरी लाइन का आखिरी शब्द उन्होंने पढ़ा, तो वो सीधा विंग को मारने के लिए, उसके दिल में स्टैब करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए उन सारे खंजरों को विंग के दिल के पास में ले गए। बट सडनली उस रूम में जब वो फिगर एंट्री किया, तो धम से उसने अपनी इस सारी चीज़ों को देखा, और कहीं न कहीं ये देखकर उसकी जो हाथ में उसकी जो तलवार थी उसने उसे ऑर्डर दिया, और उसकी आंखें एकदम नैरो थी। उसकी आंखों में गुस्सा सही से देखा जा सकता था। एक स्ट्राइक के साथ उसने उस तलवार को घुमाया। वो तलवार हवा में उड़ते उड़ते सीधा सामने की तरफ गई, और एक सेकंड में इतनी तेज हवा के साथ में कब उसने उस सारे डिसेबल के हाथ के खंजर को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो किसी को पता न चला। और जैसे ही वो सारे के सारे खंजर जाके उस तलवार से सीधा पवेलियन के जो वहाँ पर बैच लगा हुआ था उसके सामने जाके अटक गया। सारे के सारे खंजर नीचे नष्ट हो गए, और ये इतनी स्पीड में हुआ किसी को समझ में भी नहीं आया ये सब कुछ हुआ कैसे। सबको ऐसे लगा एक अचानक से हवा आई और सारे खंजरों को ब्रेक करके वहाँ तलवार लटक गई। सारे डिसेबल के हाथों में कहीं ना कहीं एक एक कट लग गया था, जिस वजह से उनके हाथों से खून टपकने लगा था। तभी
सभी के सभी उस तलवारों की तरफ देखते हैं एंड सभी को वो तलवारें कहीं न कहीं फ़ैमिलियर लगती है और उस रूम से एक फ़िगर की एंट्री होती है जो कि वाइट कलर के रोब्स में लिपटा हुआ, गुस्से में तिलमिलाया हुआ, उसके बाल खुले हुए थे और आँखें कमज़ोर कमज़ोर नहीं, फेस थोड़ा पेल था, आँखें काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गई थी। जैसे ही पवेलियन के अंदर उसके जूतों की टपकने की आवाज़ आने लग जाती है, तो सारे राजकुमार राजकुमारियाँ उसकी तरफ देखती हैं एंड वहाँ से एंट्री होती है हमारे इस कहानी के पहले मेन लीड और सबसे ज़्यादा पावरफुल मेन लीड की, जो कि और कोई नहीं, लैन कुरन का नेफ्यू छोटा वाला और गूसू का सबसे ज़्यादा परफेक्टनेस और सबसे ज़्यादा मानने वाला पर्सन और जिसे हर कोई एडमायर करता है और उसके जैसा बनने चाहता है, हर कोई जिसकी तारीफ़ करता है और जो कि डिसेबल की एक मूर्ति है, वो और कोई नहीं, हमारा हंगवन जुन, लैन वांगजी। जब लैन वांगजी की वहाँ पर एंट्री हुई, सभी के फेस में एक पेलनेस आ गया और सभी एक साथ बोले, हंगवन जुन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो तो कहीं और गए थे ना? ये सभी के सभी फेस में क्वेश्चन थे और सेकंड थिंग ये कि हंगवन जुन ने डिसेबल के हाथ में घाव कर दिया। सभी शॉक थे और वांग जी वहाँ पर गुस्से में खड़ा था। जब वांग जी सभी लोगों को देखने के बाद और अपने अपने अंकल को इग्नोर करने के बाद जब उसका नज़र जाता है विंग के ऊपर, जो कि वहाँ पर एकदम लटकाया गया था और किस तरीके से उसके चारों तरफ 30 बैरियर्स लगाए गए थे और किस तरीके से विंग खून में लथपथ था, तो कहीं ना कहीं वांगजी की मुट्ठी एकदम ग्रैब हो गई एंड उसके साथ साथ वांगजी विंग की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर कुरैन को यकीन नहीं हुआ कि वांगजी यहाँ पर क्या कर रहा है। कुरैन आगे बढ़ा एंड बोला, वांगजी ये सब क्या है और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ 30 डिसेबल को घायल करने का। वांगजी कुछ नहीं बोला था, उसका नज़र विंग पे था एंड विंग जो कि वहाँ पर प्रोटेक्शन पे लटकाया गया था, खून से लथपथ था, वांगजी बस उसे देख रहा था और वांगजी के सोल एकदम उसकी बॉडी से हट चुकी थी। शिशन ये देखकर डर गया था। जैसे जैसे वांगजी विंग के पास गया, वैसे ही कुछ डिसेबल ने वांगजी को रोक लिया और बोला, हंगुन जुन हमें माफ़ कर दीजिए, आप इसके आगे से नहीं जा सकते हैं, यहाँ से आगे जाना हर किसी को बंद है। ये सुन के वांग जी, जिसका नज़र विंग से हट नहीं रहा था, विंग की कंडीशन, विंग की हालत देखकर वांग जी के दिल में धीरे धीरे करके गुस्सा बढ़ रहा था और एक क्वेश्चन बढ़ रहा था जो कि वो पूछना चाहता था। वो डिसेबल जब वांग जी के उन घूरती हुई आंखों को देखते हैं अपनी तरफ, उनके चारों तरफ शिवरनेस आने लग जाता है। उनको उनके हाथों में जो तलवार थी वो एकदम कांपने लग जाती है, क्योंकि वांग जी का एक घूरना किसी को भी, लोहे को भी पिघला सकता था। वांग जी का गुस्सा बहुत खतरनाक था। वैसे भी वांग जी बहुत कम ही गुस्सा किया करता है, क्योंकि गुस्सों में गुस्सा करना मना है। लेकिन आज वांग जी का रूप देखकर हर कोई डर चुका था। हर कोई, क्लैन के जितने भी लोग वहाँ पर खड़े थे, सभी के सभी एक दूसरे से बातें करने लगा कि हंगन जुन इस तरीके से इस हालत में क्या कर रहे हैं एंड उन्होंने 30 रेस्पेक्टफुल एल्डर के ऊपर अटैक किया है, क्यों? ये सभी के सभी एक दूसरे से बातें करने लगे। वांग जी, जिसके कानों में और किसी के घूरती नज़रों का कोई असर नहीं पड़ रहा था, वो एकदम से विंग की तरफ से अपनी आंखों को पलटता है। उसकी आंखों में गुस्सा और क्वेश्चन और साथ साथ किसी को भी मार देने की जो आग थी, उससे उस डिसेबल जिन्होंने अपनी आंखें नीचे करी हुई थी, वो बस ऑर्डर का पालन कर रहे थे। वांग जी बस इतना बोलता है, तुम इतने योग्य नहीं हो कि तुम मुझे रोक सके, मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। ये वांग जी बहुत कोल्ड में और बहुत गुस्से में बोलता है। जब डिसेबल ये सुनते हैं तो वो एकदम साइड हट जाते हैं, क्योंकि वो जान चुके थे हांगवन जुन गुस्से में आ चुके थे। वांग जी जैसे देखता है कि डर के मारे जो डिसेबल थे उसके रास्ते को छोड़ दिया है, तो वांग जी धीरे धीरे करके विंग की तरफ बढ़ने लग जाता है और हमारा कुरैन उसे घूर घूर के देख रहा था। उसे उस कुरैन के अंदर एक शौक था और वांग जी की नज़रें सिर्फ विंग की तरफ थी। विंग, उसका विंग, वो ऐसे हालत में वांग जी को यकीन नहीं हुआ। वांग जी का दिल हर कदमों के साथ दर्द रहा था। उसकी उसका दिमाग बस इमेजिन कर रहा था, जब विंग को ये सारी चोटें लगी होगी तो वो इतना ज़्यादा चीखा होगा, चिल्लाया होगा और कहीं ना कहीं आखिरी चीख वांग जी ने भी सुनी थी और तब से वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था।
जैसे वांग जी धीरे करके विंग के पास पहुंच जाता है और उन आग के सर्कलों के पास पहुंच जाता है, तो वो अपने कदमों को आगे बढ़ाने वाला था, तभी हमारा कुरैन उसे रोक देता है एंड वांग जी के पास में आता है और उसके कंधे से उसको परे हटाता है। कुरैन बोलता है, वांग जी, ये तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें यहाँ पर किसने आने दिया? मैंने तुमसे बोला था, मैंने तुम्हें एक काम दिया था और तुम वापस कैसे आए? और तुमने एल्डर डिसेबल की हाथ में चोट कर दी, इसका क्या मतलब है? ये सुन के वांग जी अपने अंकल की तरफ देखता है एंड वो विंग की तरफ इशारा करता है, जैसे कि वो क्वेश्चन पूछना चाहता था कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और विंग इस हालत में क्यों है। कहीं ना कहीं कुरैन शिशन समझ चुके थे कि वांग जी क्या पूछना चाहता था, बट कुरैन की आंखों में अभी भी ईगो था, एटीट्यूड था और साथ साथ में मर्सी नहीं था। कुरैन बोलता है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है वांग जी, मैंने तुम्हें एक काम के लिए भेजा था और आज तुमने 30 डिसेबल को हार्म करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। वांग जी, तुम्हारी पनिशमेंट का तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मुझे जो काम करना है वो करने दो, और अगर तुम बीच में आए ना वांग जी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कुरैन बोलता वांग जी बीच में से हट जाओ, और डिसेबल को बोलता है दोबारा से उन्हीं तलवारों को, उन्हीं खंजरों को दोबारा से डेवलप करने के लिए। धीरे धीरे करके डिसेबल उन खंजरों को दोबारा डेवलप करने लग जाते हैं, बट वांग जी अपनी बेचन को समन करता है। बेचन ज़ोर से खींच के दीवार से निकलती है और सारे डिसेबलों के पैर के सामने ज़ोर से स्ट्राइक होती है, जिसकी वजह से सारे के सारे डिसेबल जो ओल्ड डिसेबल थे वो डर के मारे पीछे हट जाते हैं और शिशन की आंखें फटी की फटी रह जाती है और कुरैन की भी। और वांग जी अपनी बेचैन की तरफ देख रहा था। बेचैन ने एक अजीब सा घेरा बना दिया था जिसमें वांग जी अंदर था और कुरैन और ये सब के सब बाहर थे। जब कुरैन ये देखता है तो बोलता है, वांग जी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमको इसके लिए पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। तुम लाइब्रेरी पवेलियन के सामने जाओ और जब तक ये प्रोसीजर ख़त्म नहीं होता है तब तक अपने घुटनों में बैठ जाओ, और यहाँ से आने के बाद मैं तुम्हारी इस डिसरिस्पेक्टफुल को ज़रूर तोड़ूंगा। वांग जी कुछ नहीं बोलता है। वांग जी अपने आप को मोड़ लेता है और धीरे धीरे करके विंग के पास जाने लग जाता है। अब कहीं ना कहीं कुरैन को शौक के साथ साथ गुस्सा आने लगा था। वांग जी को वो रोकने की कोशिश कर रहे थे। कुरैन बोलता है, वांग जी, अगर तुमने मास्टर विंग के पास और जाने की कोशिश करी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। शिचान बोलता है, वांग जी रुक जाओ, लेकिन वांग जी किसी का नहीं सुनता है। वांग जी सीधा आके विंग के बिल्कुल पास में खड़ा हो जाता है। सबसे पहले वांग जी अपने स्पेल से सारे के सारे जो सर्कल थे आग से बनाए गए थे उनको डिस्ट्रॉय करता है और उसके बाद सीधा जाके विंग के सामने खड़ा हो जाता है। अभी वांग जी और विंग के बीच में 30 बैरियर की दूरी थी और अब कुरैन को समझ नहीं आता ये लड़का कर क्या रहा है। कुरैन बोलता है, गलती से भी उन बैरियर को तोड़ने की कोई वो मत करना। वांग जी हट जाओ वहाँ से। वांग जी नहीं सुनता है। वांग जी विंग को देखने लग जाता है। हवा में ही वो विंग के जो फिगर था उसे ट्रेस करने लग जाता है और विंग और उसके बीच की दूरी को तोड़ना चाहता था। वांग जी देख सकता था कि विंग के बाल उसके फेस तक आ चुके थे। विंग के माउथ से ब्लीडिंग हो रही थी और विंग बेहोश हो चुका था। ये देखकर वांग जी के दिल एच करने लग जाता है। उसके दर्द में बहुत ज़ोर से दर्द होने लग जाता है। वांग जी बस अपने दिल में बोलता है, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत 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 देर हो गया मुझे, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ज़रूर करूँगा, मैं तुम्हें ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगा विंग। ये कह के वो अपनी तलवार को समन करता है। बेचैन जोर से वांग जी के हाथ पे आते लगती है और वांग जी बिना कुछ सोचे हुए सीधा उन 30 के 30 बैरियर को तोड़ देता है एक बारी में ही। जैसे ही वो 30 बैरियर टूटते हैं तो चारों तरफ एक जोर से सन्नाटा छा जाता है और वो इतनी तगड़ी तरीके से टूटता है कि जो फ्लोर था उनमें दरारें आने लग जाती है और धीरे धीरे करके लाइब्रेरी पवेलियन आधे से ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है। घूसू का जो पवेलियन था उसमें क्रैक आ गए थे और जब ये बैरियर टूटा
सभी के सभी हिलने लगे और कुछ डिसेबल नीचे भी गिर गए। और वांग जी ने जब वो बैरियर तोड़ा ना, तो कुरैन शॉक हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि उसका नेफ्यू उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो और डिसओबे उसकी बातों को नहीं सुन रहा हो। जो डिसेबल थे वो पीछे हट गए। और जैसे ही वांग जी ने बैरियर तोड़ा, सीधा वांग जी विंग जो था ना वो नीचे गिरने लगा और विंग की बॉडी एकदम फैदर जैसी हो गई, जिसमें खून भरा हुआ था। वांग जी ने जब देखा कि विंग नीचे गिर रहा है, तो उसने अपनी तलवार को पीछे फेंक दिया। वो तलवार जिसने उसके हाथों को कभी नहीं छोड़ा था, वांग जी ने उसे फ्लोर में फेंक दिया। वो तलवार सीधे जाके कुरैन के पैरों पर जाकर अटक गई और वांग जी ने विंग को अपने बाहों में उठा लिया। और उसके बाद विंग को आराम से फ्लोर पे लेटा दिया और उसके सर को अपनी गोद में रख दिया। वांग जी जैसे ही विंग के गालों को टच करने लगा, तो उसके हाथ में इतना सारा ब्लड चिपकने लगा कि वांग जी बस उसे हॉरर ही देखने लगा। उसकी विंग के साथ ये सब क्या हो गया है। और वो विंग की चोटों को देखने लगा, जो कि इतने गहरे थे, बिल्कुल विंग के मांस को चीर कर देने वाले थे। विंग के बॉडी, उसके पूरे के पूरे कपड़े खून से सन चुके थे और विंग के बाल उसके फेस में थे। जब वांग जी विंग के बालों को उसके कानों के पीछे करता है, तो वो देखता है कि विंग का फेस एकदम सूख चुका था। उसके होठ, जो कि बहुत ज़्यादा गुलाब के पेटल की तरह कभी रेड हुआ करते थे, जिसमें इतनी प्यारी मुस्कान हुआ करती थी, इतने प्यारे बनी तीत हुआ करते थे, वो अब सूख चुके थे। और विंग की आंखें के नीचे, विंग की आंखें बिल्कुल गड्ढी जैसी हो गई थी। उसकी आंखें एकदम काली हो गई थी, उसका फेस एकदम पीला हो गया था और साथ साथ में विंग की चीक्स बोन भी देखी जा सकती थी। जब वांग जी विंग की गालों को टच करने की कोशिश करता है, तो उसे हड्डी के अलावा कुछ और फील नहीं होता है। और वांग जी को वो वक्त याद आने लग जाता है जब विंग के गाल प्लम्पी हुआ करते थे और हमेशा विंग अपनी स्माइल से वांग जी को इरिटेट किया करता था। वो विंग अब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। विंग की गर्दन इतनी ज़्यादा पतली हो चुकी थी, बिना खाए हुए और लगातार टॉर्चर की वजह से, कि विंग अपनी गर्दन को ढंग से उठा भी नहीं पा रहा था और विंग को कुछ याद नहीं था। विंग बेहोश हो चुका था। वांग जी जब ये देखता है ना, तो उसका दिल टूटने लग जाता है। वो दिल जो किसी के लिए नहीं धड़कता था, वो दिल जिसे उसने कभी फेंक दिया था और कहीं ना कहीं दीवारों के बीच में बंद कर दिया गया था, वो धीरे धीरे करके मुलायम होने लगा था। लेकिन जब तक वांग जी को पता पर चल पाता ये विंग के लिए है, तो वो तब तक विंग को खो गया था। उसने विंग को खो दिया था और विंग उसके सामने खून में लथपथ उसके कंधों, लाइक उसके जो गोद था उसमें लेटा हुआ था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के बालों को सहलाने लग जाता है और इसके बाद विंग की पल्सेस को चेक करता है, जो कि धीमे धीमे चल रही थी। और कहीं ना कहीं विंग के चारों तरफ से डार्क ऑरा का भी एक फॉर्मेशन हो गया था। लेकिन अभी विंग ख़त्म, लाइक थोड़ा ताकतवर नहीं था और कहीं ना कहीं उसकी सांसें धीमी हो गई थी और इस वजह से रिसेंटफुल एनर्जी भी थोड़ा थोड़ा कमज़ोर हो रही थी। वांग जी जब ये देखता है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। उसके फेस में एक क्रैम्प से आने लगे और उसकी आंखों में एक अजीब सा आग धधकने लगी। जब वोयंग जी विंग को देखने के बाद जी भर के अपनी आंखों को ऊपर देखता है, तो उसकी आंखों को देखकर सब डर जाते हैं। शिचिन, कुरन, सभी के सभी अपने पैरों को पीछे कर लेते हैं और डिसेबल भी पीछे हो जाते हैं। वांग जी की इतनी घूरती हुई आंखें, इतनी इतनी डरावनी आंखें देखकर हर कोई डर गया था। और ये फर्स्ट टाइम था कि वांग जी किसी को कोल्डली नहीं, गुस्से में, और वो भी ऐसा गुस्सा जो कि किसी को भी जला दे, उस गुस्से में देख रहा था। और उसकी आंखें कुरैन से भी नहीं हट रही थी। कुरैन ये देखकर उसे शौक लगा कि वांग जी उस क्यों अपने अंकल को इस तरीके से घूर रहा है। वांग जी उसके बाद धीरे करके विंग के जो सर था उसे फ्लोर पे रखा और उसके बाद वो खड़ा हो गया और वह चलते चलते कुरैन के सामने खड़ा हो गया और उसे क्वेश्चन की आंखों से देखने लगा। वांग जी बोलता है, अंकल ये सब क्या हो रहा है और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप विंग के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हवा के साथ सरकने लगा और सभी के सभी के मुंह में बुदबुदाहट होने लगी कि हंगवन जुन मास्टर कुरैन से
फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछ रहे थे और कुरैन को यकीन नहीं हो रहा था। शिचिन जो था ना, उसके दिल में डर था, सभी शौक थे। वांग जी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कौन क्या बुदबुदा रहा है। बस उसका मतलब ये है कि वो कुरैन से क्वेश्चन चाहता है कि कुरैन ये सब क्यों कर रहा है और उसने विंग के साथ ऐसे करने की कोशिश कैसे करी। अगर वो थोड़ी देर भी लेट हो जाता तो सारे के सारे डिसेबल विंग को मार डालते, उसके विंग को मार डालते, उसकी ज़िंदगी को मार डालते और उसकी हार्ट बीट को मार डालते। वांग जी की आंखें एक अजीब ही एक्सप्रेशन और फीलिंग्स को दिखा रही थी जो कि कभी भी कुरैन ने वांग जी के अंदर नहीं देखी थी। कुरैन ने वांग जी को ऐसा पाला था जो कि डिसेबल से इमोशन के साथ नहीं, सिर्फ अपनी ग्लोरी को देखे। लेकिन आज वांग जी बिल्कुल चेंज हो चुका था। वांग जी के अंदर कुछ फीलिंग्स थी जो कि कहीं ना कहीं कुरैन को डरा रही थी। कुरैन वांग जी की तरफ देखता है एंड वो बोलता है, क्या मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा वांग जी कि मैं क्या कर रहा हूँ और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ अपने एल्डर्स के सामने अपनी एल्डर के सामने क्वेश्चन करने का। ये सुन के वांग जी और ज़्यादा कुरैन के पास आने लग जाता है। शिशिन वांग जी के कंधे पे हाथ रखता है एंड वो बोलता है, शांत हो जाओ वांग जी, प्लीज़ कोई झगड़ा मत करो, प्लीज़ वांग जी पीछे हट जाओ। ये सुन के वांग जी अपने बड़े भाई की तरफ देखता है एंड उसकी आंखों में एक्सप्रेशन थे, फर्स्ट टाइम एक्सप्रेशन थे। शिशिन समझ सकता था कि वांग जी के अंदर क्या बीत रही है। वांग जी शिशैन की तरफ देखता है और बोलता है, ग आप पूछ रहे हो कि मैं पीछे हट जाऊं? ग मुझे नहीं पता था कि आप अंकल का साथ देंगे इस सारी चीज़ों के लिए। आप कैसे मान गए ग? हाँ, आप कैसे मान गए कि विंग को मारने के लिए? ये सुन के शिशन को शर्मिंदगी फील होने लगी। वो टोन इतनी खतरनाक थी कि शिशन के दिल में लग गई और शिशन शर्मिंदा से अपनी आंखों को झुका लिया, जो कि उसने कभी नहीं किया था। जब अपना वांग जी ने अपने गगा को शर्मिंदगी के साथ आगे झुकाते हुए देखा तो वो समझ गया उसके क्वेश्चनों का जवाब शिशन नहीं दे पाएगा और शिशन को रियलाइज़ होने लगा कि वो क्या कर रहे थे। बट कुरैन घूर घूर के वांग जी को देख रहा था। कुरैन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। वांग जी कुरैन की तरफ देखता है एंड वो बोलता है, अंकल क्या गलत है, क्या सही है, क्या काला है, क्या सफ़ेद है, ये सब डिसाइड करने वाले आप कौन होते हो? ये सुन के आप कौन होते हो? ये कौन होते हो जब शब्द वांग जी अपने अंकल से पूछता है तो एक बहुत बड़ा धक्का कुरैन को लगता है और सारे के सारे लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। वांग जी अपने आप को रिग्रेट नहीं दिखा रहा था, वो क्वेश्चन पूछना चाहता था। ये सुन के कुरैन गुस्से में वांग जी को बोलता है, वांग जी ये क्या बोल रहे हो तुम समझ रहे हो क्या बात कर रहे हो तुम मुझसे पूछ रहे हो और मुझे ब्लेम कर रहे हो कि मैं कौन होता हूँ ये सब करने वाला। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मैं ऐसे ही कर रहा हूँ? तुम जानते हो इस लड़के के अंदर रिसेंटफुल एनर्जी है। तुम जानते हो रिसेंटफुल एनर्जी क्या होता है वांग जी? वांग जी की आंखें बिल्कुल चेंज नहीं हुई थी। उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि विंग के अंदर क्या है, लेकिन उनको किसने हक दिया विंग को हर्ट करने का। इसमें हमारा वांग जी बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है रिसेंटफुल एनर्जी हो या ना हो, लेकिन आपको किसने अधिकार दिया विंग को इस तरीके से उसके साथ करने का? आपने ऐसे कैसे किया अंकल? आप होते कौन हो विंग को हार्म करने वाले? ये सुन के सभी के सभी शौक। शिशन बोलता, वांग जी रुक जाओ। वांग जी अपने हाथों को आगे बढ़ा देता है ताकि वो शिशैन को बीच में रोक सके। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसने अपने बिग ब्रदर की, बड़े भाई की, जिसे वांग जी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, उसे कभी बीच में रोका हो। लेकिन आज बात अलग थी। वांग जी आज वो हंगुनजू नहीं था जो कि गुसू का प्रिंस हुआ करता था और एक टाइटल के साथ शाइन किया करता था। आज वो एक ऐसा पर्सन बन चुका था जिसे विंग के लिए लड़ना था, उसके प्यार के लिए, एक ऐसा अनस्पोकन लव जो कि उसने कभी कन्फेस नहीं किया था। विंग को देखने के बाद वांग जी के अंदर कई सवालों की जो समुद्रों की लहरें थी वो उभरने लगी और वो अपने सवालों का जवाब चाहता था।
इसलिए उसने लैन शिशान को रोक दिया एंड उसने बोला, शाओजांग प्लीज़ आज मुझे पूछने दीजिए, आप प्लीज़ बीच में मत आइए। आपके पूछ लेने से या फिर मुझे रोकने से कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर आपने पहले बदला होता तो आप अंकल को ये सारी चीज़ें नहीं करने देते। शोंगजान, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, प्लीज़ पीछे हट जाइए। ऐसा वांग जी बहुत धीरे बट बहुत ज़्यादा कोल्ड वॉइस में बोलता है। और आज फर्स्ट टाइम शिचैन को अपने भाई की आंखों में एक अजीब सी फीलिंग उसे दिखाई दी, एक अजीब सी, लाइक उसको किसी के खोने का डर था। इसलिए शिशान पीछे हट गया क्योंकि वो चल समझ गया था अब वांग जी को कोई नहीं रोक सकता है। शिशान पीछे हट चुका था एंड उसके बाद वांग जी अपने अंकल की तरफ देखता है फाइनली एंड उनसे बोलता है, बताइए अंकल आप चुप क्यों हो गए हैं? बताइए क्या गलत है, क्या सही है? क्या विंग सच में डार्क है? क्या आपको सच में ऐसा लगता है जो आपने डिसाइड किया वही सही है? और अगर ऐसा है तो आपको किसने हक दिया विंग को टॉर्चर करके मारने का? क्या आप उसकी लाइफ को डिज़र्व करते हैं? क्या उसकी लाइफ आपके हाथों में थी? नहीं, विंग खुद का मालिक है एंड उसकी लाइफ, उसका मौत होना उस पर डिपेंड करता है। तो आप होते कौन हैं ये डिसाइड करने वाले कि विंग को मरना चाहिए या फिर उसे जीना चाहिए, या फिर उसके मरने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका घूसू और आपका टाइटल बच जाएगा। इसमें पूरे हॉल में बहुत ज़्यादा वॉइस लाइक जो हबड़-तबड़ होने लग जाती है और हंगोचन को लेकर और उनके उभरते सवालों को लेकर वो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि आज हंगोचन को हुआ क्या है। हंगोचन वे वुशन के लिए विंग मास्टर विंग के लिए स्टेप ले रहे हैं, जबकि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। जबकि हंगोचन कभी भी मास्टर विंग को पसंद भी नहीं करते थे, हमेशा उन्हें इग्नोर करते थे। लेकिन आज पहली बार हंगुन चुन ने अपने सबसे रिस्पेक्टफुल अंकल के साथ विंग के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए एंड 30 डिसेबल को घायल भी कर दिया। सभी के सभी इस बात से शॉक थे और बुदबुदा रहे थे। कुरैन के कानों में जब ये वॉइस पड़ती है तो उसे धीरे धीरे करके वांगजी पे गुस्सा आने लग जाता है और उसे समझ नहीं आया था कि आज वांगी इस तरीके से उसकी डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहा है, उसके सवालों पे क्वेश्चन क्यों उठा रहा है, जबकि वांग जी ने बचपन से कुरैन की हर बातों को माना है और वांग जी पे कुरैन हमेशा बहुत ज़्यादा गर्व करता है। लेकिन आज वांग जी ने कुरैन को डिसअपॉइंट कर दिया है। कुरैन बोलता है, वांग जी तुम ज़्यादा लिमिट से आगे बढ़ रहे हो, अभी भी वक्त है, अपने सवालों को पीछे ले लो। वांग जी तुम जानते हो कि मैं जो भी करता हूँ सब कुछ इक्वालिटी के लिए करता हूँ और मैंने कभी भी तुम्हें रिसेंटफुल एनर्जी का सपोर्ट करने की कोई शिक्षा नहीं दी थी। क्या मैंने इस तरीके से तुम्हें बचपन से तैयार किया था? क्या मैंने तुम्हें कभी ये लेसन नहीं पढ़ाया था कि रिसेंटफुल एनर्जी का कभी साथ मत देना, डार्क पावर का? तुम भूल गए इतनी जल्दी वांग जी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इस तरीके से कुरैन एक सवाल वांग जी की तरफ फेंकता है, लाइक पूछता है। वांग जी जो कि इसमें फ्रॉन नहीं करता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो वांग जी अपने अंकल की तरफ देखता है एंड वो पूछता है, अंकल मैंने कब बोला कि मैं किसी रिसेंटफुल एनर्जी या फिर किसी डार्क पावर को सपोर्ट कर रहा हूँ? क्या मैंने ऐसे कभी बोला? हाँ मैं जानता हूँ कि डार्क पावर हमारे लिए और कभी भी सही नहीं होती है। और दूसरी बात, कभी भी मैं मरते दम तक डार्क पावर का साथ कभी नहीं दूंगा। लेकिन बात यहाँ पर डार्क पावर की नहीं है, बात यहाँ पर उस डार्क पावर के पीछे उस इंसान को सॉरी उस डार्क पावर के पीछे उस इंसान की है जो कि उस डार्क पावर के पीछे है। क्या अंकल आपको नहीं लगता है कि वो मौत डिज़र्व करता है? मुझे नहीं लगता है। विंग जीना डिज़र्व करता है। उसने कभी भी किसी के साथ कोई गलत नहीं किया और हमारे गूसू के लून में भी यही लिखा गया है, अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है तो आप पनिशमेंट के हकदार भी नहीं बन सकते हैं। विंग ने आज तक सभी का हेल्प किया है, सभी के लिए वो कुछ ना कुछ करता आया है। कभी भी उसने अपने आप को पीछे नहीं हटाया, अपने सीने तक में उस गरम रोड को ले लिया था एंड साथ साथ में सभी की किसी ना किसी चीज़ में मदद की है। विंग ने इस घूसू की भी बहुत मदद की है, आपकी बहुत मदद की है और शॉनी केव में मॉन्स्टर से लड़ के मेरी बहुत हेल्प की है। आपको फिर भी लगता है कि वांग विंग इतना सब करने के बाद बहुत डिज़र्व करता है? अगर आप ऐसे सोचते हैं ना अंकल, तो आपसे ज़्यादा सेल्फिश इंसान मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा। मुझे लगता है कि मुझे पनिशमेंट या फिर मुझे
आप सुनाने से अच्छा और गुस्सू की ग्लोरी को आपको डिसअपॉइंट करने से अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि फ़र्स्ट टाइम आपने मुझे और गुस्सू को डिसअपॉइंट किया है अंकल। ये सुन के सभी के सभी एकदम शॉक हो गए थे। अभी जो लोग बुदबुदा रहे थे उन सभी के फेस में एक शेम था, क्योंकि वांगची ने कहीं न कहीं उन सबको रियलिटी हिट करी थी। एंड सभी के सभी सोचने लग जाते हैं, एंड जब वो सोचते हैं तो उन्हें पता चलता है हाँ, विंग ने उनका कितना हेल्प किया है। विंग हमेशा हर दुख में, हर खुशी के हर लम्हों में उनके साथ था और कभी भी उनसे पीछे या पीठ नहीं मोड़ता था। वहाँ खड़ी मियाँ मियाँ को भी शर्मिंदगी फील हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं विंग ने वो रॉड उसके लिए ली थी। जिशवान, सॉरी, बाकी सभी के सभी लोग भी शर्मिंदा थे। इसमें हमारा जो नी हुसैन था वो भी शर्मिंदा था, क्योंकि जब किसी ने उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करी तभी मास्टर विंग ने उसके साथ फ्रेंडशिप करी, उसे हर चीज़ सिखाई और हर लेसन और उसकी मदद भी बहुत की। और सभी को इस वजह से शर्मिंदगी फील होने लगी, क्योंकि जब मास्टर विंग को उनकी ज़रूरत थी तो वो सिर्फ तमाशा देख रहे थे, लेकिन वांगजी तमाशा देखने वाला इंसान नहीं था। इसमें जो हमारा कुरैन था वो बोलता है वांगची, तुम इमोशन में आके ये सारी बातें कर रहे हो, लेकिन जब ये लड़का सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा ना, तब तुम पछताओगे। तुम जानते हो जिस सेंटफुल एनर्जी का इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में होना पाप माना जाता है, एंड अगर हमने आज इसे इमोशनल होके छोड़ भी दिया तो ये अगले दिन या फिर किसी और समय के बाद में एक ऐसा दानव बन जाएगा जो कि सबको खा जाएगा, और वो तुम्हें भी नहीं देखेगा, ना किसी को देखेगा, ना वो अपनी फैमिली को देखेगा, ना किसी फ्रेंड को देखेगा। तब तुम क्या करोगे? हाँ वांग जी, क्या तुम सबको बचाओगे? ये क्वेश्चन पूछता है हमारा कुरैन। इसमें वांग जी कामली बोलता है, अंकल आपने तो उसके मॉन्स्टर बनने से पहले ही उसे मारने की कोशिश करी। क्या आपको लगता है कि विंग सच में मॉन्स्टर बन जाएगा? विंग ने सिर्फ एक डिसेबल की मौत हत्या करी थी, एंड उसके बाद में वो शर्मिंदा होकर खुद अपने आप को चैम्बर में बंद कर लिया था। आपको लगता है वो इंसान किसी को मारने से पहले खुद की जान नहीं लेगा? अंकल आप इतने साल से कम 6 महीने विंग को हुए हुए यहाँ पर आए हुए हैं, और विंग अभी तक सबका मदद करता आ रहा है। अंकल आपको सच में लगता है कि हमें विंग को मार देना चाहिए? ओके, अगर ऐसा ही गुस्सू का रूल कहता है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा अंकल। तो इसमें कुरैन ना वांगजी को घूर के देख रहा था। शिशन चुपचाप था कि वांगजी क्या क्वेश्चन पूछने वाला है। वांगजी बोलता है, अंकल अगर आप इतनी ही इक्वालिटी की बात करते हो और इतना ज़्यादा आपके दिल में गुस्सू के लिए इतनी ग्लोरी का सच्चाई है, तो मुझे ये बताइए, उस श्वानियों केव में मैं भी तो था विंग के साथ में, और हमने साथ में मिलके उस मॉन्स्टर को हराया था। अब एक बात बताइए कि अगर विंग की जगह मैं होता और वो सारी की सारी काली शक्ति मैंने कंज्यूम करी होती, क्या सच में फिर भी आप मुझे मारते? बताइए, या फिर कोई और चीज़ ढूंढते? क्या आप मुझे मारते या फिर आप मुझे नहीं मारते? ये सुन के जो कुरैन था एकदम चुप हो जाता है, और शीशन अपने अंकल की तरफ देखने लग जाता है कि उसके अंकल क्या बोलेंगे। वांग जी अपने अंकल की तरफ एक कदम बढ़ाता है और गहरी वॉइस में पूछता है, बताइए ना अंकल, आप चुप क्यों हो गए हैं? बताइए, क्या आप मेरे साथ भी ऐसे ही करते? क्या आप मुझे भी बांध के इन 30 लोगों को मेरे दिल में खंजर घोंपने के लिए बोलते? बताइए ना, आप बता क्यों नहीं रहे हैं? ऐसा वांग जी 10 बार पूछने लग जाता है। इतना ज़्यादा कुरैन सोच में पड़ जाता है कि वो क्या सच में ये कर पाता। यहाँ पर दूसरी तरफ लोगों के बीच में बुदबुदाहट स्टार्ट हो जाती है कि मास्टर कुरैन क्या बोलेंगे। वैसे मास्टर कुरैन इक्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। क्या सच में वो हंगवन जुन को भी उस तरीके से मारते जिस तरीके से वो मास्टर विंग को मार रहे हैं? ये चीज़ वांगजी बार बार पूछता है, और कहीं ना कहीं शिचान भी बोलते हैं, बताइए अंकल आप क्या करते उस टाइम पे? इतने सारे सवालों के बीच में कुरैन का दिमाग ख़राब होने लग जाता है, एंड कुरैन बस ये बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वॉइस और ये आंसर सुन के सभी के सभी शॉक हो जाते हैं, एंड जब वेनिंग ये सुनता है और वेंचिंग ये सुनता है तो वेंचिंग स्मग करती है एंड बोलता है, हिपोक्रेट्स, ऐसे वो बोलती है। एंड ये आवाज़ कहीं ना कहीं कुरैन तक भी पहुंचती है, लेकिन कुरैन कोई जवाब नहीं देता है। ये देखकर वांग जी एक बिटर स्माइल देता है, जिसमें ना तो कोई
मीन थी, ना तो कोई स्वीटनेस थी। और शीशान जब ये सुनता है ना, उसके भी कदम पीछे हट जाते हैं कि उसके अंकल इतने बड़े सेल्फिश हो सकते हैं, उसने आज तक कभी नहीं सोचा। ये सुन के वांग जी अपने पैरों को आगे बढ़ाता है एंड वो बोलता है, क्यों अंकल? अगर आपकी फैमिली पे बात आई तो आपने मना कर दिया, और जब बात विंग पे आई तो आपने एक बार भी नहीं सोचा उसके बारे में, एक बार भी उसके लाइफ के बारे में नहीं सोचा, और सीधा उसे फेंक दिया, उसे फेंक दिया उन आत्माओं के और उन डार्क पावरों के चंगुल में। अंकल, आप तो मुझसे भी वर्स्ट हैं। अंकल, आपने सोचा कि वही एक ऑर्फन है, उसके पीछे कोई भी रोने वाला नहीं है, उसके पीछे कोई भी सवाल उठाने वाला नहीं है, तो आपने उसके साथ वो करा जो आप चाहते थे। और बात आई आपकी फैमिली पे तो आप डर रहे हैं, आपके हाथ कांप रहे हैं। आपके हाथ उस टाइम क्यों नहीं कांपे जब आपने अपने दिमाग में वो थिंक करा कि आप वुइंग को मार देंगे? अंकल, मैं आपको क्या बोलूँ, मेरे लिए तो आपके लिए शब्द भी नहीं थे। ये सुन के कुरैन 2 मिनट के लिए सोच में पड़ जाता है, क्या उसने सच में गलत किया? यहाँ पर दूसरी तरफ सभी के सभी बुदबुदाने लग जाते हैं कि मास्टर कुरैन ऐसा कैसे कर सकते हैं। अपने नेफ्यू पे बात आई तो उन्होंने मना कर दिया, और मास्टर विंग के साथ कितना गलत हुआ, इस तरीके से बातें चलने लग जाती है। कुरैन जब सोच में पड़ जाता है एंड कुछ लोगों की बातें सुनता है तो वो होश में आता है एंड वो मन में सोचता है, नहीं, वो कभी गलत नहीं हो सकता है, और कभी भी वो डार्क पावर को जीतने नहीं देगा। उसका नेफ्यू पागल हो गया है, वो सबको संभाल लेगा, वो सबको चुप कर देगा, और वो वो गुसु को ज़रूर बचाएगा, उसकी रिस्पेक्ट को ज़रूर बचाएगा। तो इसमें हमारा जो कुरैन था वो वांग जी की तरफ देखता है एंड वो बोलता है, बातों को घुमाने की ज़रूरत नहीं है वांग जी। और हाँ, मैं तुम्हें ये बता दूँ, इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है तुम्हारे क्वेश्चंस का, क्योंकि वो बात हमारी कल्पना से परे है और ये सच्चाई है। विंग ने सच प्रेजेंट में कंज्यूम किया है, उसके अंदर रिसेंटफुल एनर्जी का वास है एंड उसका बस एक ही दौड़ है कि विंग को मरना होगा, और अगर वो नहीं मरेगा तो कुछ भी सही नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है, एक इंसान के लिए सारे गुस्सू और सारे कल्टीवेशन वर्ड को हार्म में डाल दूँ? तुम्हें ये लगता है क्या मैंने तुम्हें इस तरीके से पढ़ाया है? वांग जी अपने अंकल की तरफ देखता है। इसमें जब वांग जी को ना बात करते हुए कुरैन देखता है तो वो बोलता है, अब वांग जी बीच में से हट जाओ, तुम्हारी पनिशमेंट तो मैं बाद में डिसाइड करूँगा कि किस तरीके से तुमने इतने साल की लेसन को एक बारी में सब ख़त्म कर दिया। और कुरैन बोलता है, अब यहाँ से चले जाओ, जब और मेरा इंतज़ार करो, तो मैं तुम्हें बाद में देखूँगा। ये कह के कुरैन सारे डिसेबल जो 30 एल्डर डिसेबल थे उनको दोबारा से प्रोसीजर करने के लिए रोक देता है। सारे डिसेबल नोट करते हैं एंड वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं दोबारा से विंग को उन शील्डों में बाइंड करने के लिए। लेकिन जब तक विंग को कोई टच कर पाता, बिचन उन दोनों के बीच में एकदम खड़ी हो गई थी और शाइन करने लगी थी, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लाइक फायर टाइप की थी और उसके अंदर से रोशनी निकल रही थी, जैसे कि वो बिचन ना हमारे विंग को प्रोटेक्ट कर रही थी। जब कुरैन ये देखता है तो वो वांग जी को देखता है एंड वो बोलता है, अपने स्वाट को वहाँ से हटाओ वांग जी, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम जानते हो, गूसू को डिसरेस्पेक्ट करना या फिर अपने एल्डर्स की बात ना मानने का सिर्फ एक ही नतीजा है कि तुम्हें गूसू से निष्कासित कर दिया जाएगा, और तुम गूसू से निष्कासित नहीं होना चाहते हो, मुझे पता है। ये सुन के सभी के सभी लोग ना चुप हो जाते हैं, क्योंकि हाँ, वो जानते थे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आज मास्टर विंग नहीं बचने वाले हैं। दोनों के दोनों अपनी बातों में अड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ लैन कुरैन ने ये कह दिया है कि अगर वांग जी विंग के साथ विंग को बचाना चाहता है तो वो अपने टाइटल को डाउन कर दे, और ये कभी नहीं हो सकता है क्योंकि वांग जी जिस मुकाम पे है वो सबसे टॉप है, और यहाँ से कोई भी इंसान, कोई भी कल्टिवेटर अपने टाइटल को एक मामूली इंसान के लिए, एक मामूली ऑर्फन के लिए नहीं डाउन करेगा। और कुरैन ये जानता था कि वांग जी कभी अपने अपने टाइटल को नहीं डाउन कर सकता है, और शिशैन भी ये जानता था।
इसमें वांग जी एकदम चुप हो जाता है और सभी लोगों की तरफ देखने लग जाता है, और सभी लोगों को देखने के बाद और अपने अंकल का एक विक्टीरियस सी स्माइल देखने के बाद वांग जी जो एंसेस्टर हॉल के उसकी मॉम के सामने और उसके फादर की कब्र के सामने एक बहुत बड़ा गुस्से की चिन्ह लगा गया था जो कि क्लाउड्स का था, और उसमें अलग अलग पैटर्न बने हुए थे। फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में वांग जी को उस पैटर्न को देखकर गर्व नहीं, एक अजीब सा फीलिंग हो रही थी, जैसे कि खोखली चीज़ें और उन ग्लोरी के नीचे लाइक वो जो गूसू का जो चिन्ह था उसके नीचे एक ही चीज़ लिखी थी, फॉलो द ट्रूथ, हमेशा सच्चाई का रास्ता फॉलो करो। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम उन शब्दों का वांग जी को कोई मीनिंग नहीं लग रहा था। उस ग्लोरी के ऊपर वांग जी को विंग के खून के धब्बे दिख रहे थे, और वांग जी जब ये देखता है ना तो उसकी मुट्ठी एकदम कस जाती है। और कुरैन जानता था कि वांग जी हट जाएगा, वांग जी कभी भी अपने टाइटल को डाउन नहीं करेगा, क्योंकि वांग जी कहीं ना कहीं गूसू का डिसेबल था जिसे कुरैन ने तैयार किया था, और कुरैन वांग जी के दिमाग से जितनी भी फीलिंग्स हैं उसे बाद में से हटा देगा, और उसके बाद कोई भी ऐसा नहीं इंसान बच जाएगा जो कि को हमारे कुरान के ऊपर आवाज़ उठा सके। जब वांग जी सोच में पड़ जाता है तो वांग जी को पुराने दिनों की बातें याद आने लग जाती है जो कि उसने विंग के साथ गुजारे थे। वांग जी को कुछ फ्लैशेज आने लग जाते हैं जिसमें उसके कानों में विंग की वही सॉफ्ट हनी और बहुत क्यूट सी वॉइस घुलने लग जाती है, जिसमें बहुत सी चीज़ें थी जैसे कि लैंसन, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे लैंसन, तुम्हारी वॉइस बहुत ज़्यादा प्रिटी है लैंसन, तुम्हारी स्माइल बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम क्यों मुझसे स्माइल छुपाते हो लैंसन, और ज़्यादा हंसा करो लैंसन, क्या तुम मेरे साथ मार्केट घूमने चलोगे लैंसन, तुम इतना रूड क्यों बन रहे हो लैंसन, जब तुम अपना मुंह बनाते हो ना तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते हो लैंसन, क्या मैं फॉरहेड रिबन को टच कर सकता हूँ लैंसन, क्या तुम मेरे साथ स्वॉट प्रैक्टिस कर सकते हो लैंसन, तुम मुझसे दूर क्यों भागते रहते हो हाँ लैंसन। इस तरीके से आवाज़ें आने लग जाती है विंग की, और वांग जी के दिमाग में एक अजीब सा सेंसेशन होने लग जाती है। इधर हमारा वांग जी चुपचाप था, एंड धीरे धीरे करके हमारे जो एल्डर डिसेबल थे वो आगे बढ़ रहे थे, और वांग जी के दिमाग में बस यही चल रहा था, लैंसन क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे लैंसन, यून मक्के में अगर तुम जब भी आओगे ना तो प्लीज़ तुम मेरे साथ में चलना, मैं तुम्हें स्पाइसी रोस्ट खिलाऊंगा लैंसन, तुम बहुत बोरिंग हो और बहुत ही ज़्यादा बुरे हो लैंसन, क्या मैं तुम्हारी पीठ में चढ़ सकता हूँ लैंसन, क्या मैं तुम्हारे साथ में बैठ सकता हूँ। इस तरीके की बातें होने लगी थी। जैसे ही हमारे जो लर्न डिसेबल विंग को हाथ लगाने वाले थे तभी वांग जी को एक और फ्लैशबैक आता है, वही लालटेन वाली शाम का, जिसमें सभी लोगों ने अपने अपने पार्टनर के साथ में लालटेन को ऊपर भेजा था और एक विश मांगी थी, और वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली विंग और वांग जी हमारे पार्टनर थे, जिसमें जब वांग जी को याद आता है कि विंग का क्या उसका क्या विश था, जिसमें विंग ने सिर्फ एक चीज़ बोली थी कि मैं हमेशा न्याय का साथ दूंगा और साहस के साथ जीऊँगा और कोई रिग्रेट नहीं होगा मेरी ज़िंदगी में, हमेशा दूसरों की मदद करूँगा और हमेशा दूसरों को खुश रखूँगा। ये सुन के वांग जी की आंखें जो बंद हो गई थी उसकी आंखें एकदम खुलने लग जाती है, और वांग जी के फेस में साफ साफ आंसर था, एंड आंसर को जवाब में बदलने के लिए वो अपनी बेचैन को हवा में उठाता है, एंड वांग जी विंग के चारों तरफ एक सर्कल बना देता है और एक प्रोटेक्शन कवर। जैसे वो प्रोटेक्शन कवर बनता है तो जैसे ही लैंड डिसेबल जो एल्डर डिसेबल थे विंग को हाथ लगाने वाले थे वो ज़ोर से पीछे जाके गिरते हैं, और वहाँ पर एक ज़ोर से धमाका होता है जो कि वांग जी की पावर थी। इतनी ज़ोर से धमाका हुआ, सभी के सभी नीचे गिर गए, और लैन कुरैन भी नीचे गिर गया, शिचैन भी नीचे गिर गया, बस वांग जी अपनी जगह में खड़ा रहा और उसकी पिचन चमकने लगी। ये देखकर कुरैन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अभी तो ये शुरुआत थी। दूसरी चीज़ जो वांग जी करता है उसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वांग जी अपने फॉरहेड रिबन को टच करता है और एक झटके में ही उस फॉरहेड रिबन को बाहर फेंक देता है, लाइक निकाल के, लाइक उसे चीर के बाहर निकालता है अपने फॉरहेड से।
और ये सब पहली बार था कि वांग जी अपने फॉरहेड रिबन को ऐसे बाहर निकाला था या फिर उसे उतार रहा था। जैसे कि उसने फॉरहेड रिबन को निकाल के हाथों में रखा, उसने ज़ोर से उसे फेंक दिया और वो फॉरहेड रिबन स्लाइड होके सीधा उसकी मॉम के और उसके डैड के कब्र के पास में गया। और ये देखकर सभी शॉक हो गए, क्योंकि सभी के सभी जानते थे कि फॉरहेड रिबन का किसी लान के माथे से निकलने का क्या मतलब होता है। और वांगजी की आंखों में कोई रिग्रेट नहीं था। हाँ, पहले तो उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन विंग की वो बातें और विंग के स्माइल के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और इतनी खोखली ज़िंदगी जीने से अच्छा वो विंग के साथ से यहाँ से चला जाए और ज़िंदगी भर उसका प्रोटेक्शन करे या फिर उसका सर्वेंट बन के रहे। जब कुरैन ये देखता है तो उसे भारी शौक लगता है, क्योंकि वो फॉरेस्ट रिबन बहुत ज़्यादा खास होता है। अब जो राजकुमार राजकुमारियाँ वहाँ पर थे तो वो बुदबुदाने लग जाते हैं कि हंगवन जुन ने अपना फॉरेस्ट रिबन निकाल फेंका है और ये फॉरेस्ट रिबन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हंगवन जुन कैसे अपना फॉरेस्ट रिबन फेंक सकते हैं? इसका मतलब क्या है? क्या सच में हंगवन जुन अपने टाइटल को डाउन कर रहे हैं? ये सब सोचने लग जाते हैं। और जब कुरैन ये देखता है तो वो ज़ोर से बोलता है वांग जी। एंड कहीं ना कहीं शिशैन भी वांग जी का नाम लेता है, लेकिन वांग जी उनकी तरफ देखता तक नहीं है। वांग जी भारी पैरों के साथ विंग के शरीर के पास में आता है और अपने आउटर रोब्स को निकाल के वांग जी विंग को ढक देता है। और उसके बाद में विंग को अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। एंड विंग के जो सर था उसे अपने चेस्ट में छुपा लेता है और विंग को वो इस लेवल में कैरी करता है और छुपाता है कि विंग का चेहरा सिर्फ वांग जी देख सकता था। वो चेहरा जो कि वांग जी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, और उस चेहरे के लिए और उस पर्सन के लिए वांग जी ने अपने फॉरहेड रिबन को फेंक दिया था, क्योंकि वांग जी को अब गुस्सों में सांस भी नहीं आ रही थी। उसे ऐसे लग रहा था कि वो 5 मिनट भी इन सारे लोगों के सामने, जो कि सिर्फ सेल्फिशनेस से भरे हुए हैं, उनके सामने रहेगा तो वो अभी मर जाएगा। एंड वो विंग के लिए जीना चाहता था। इसीलिए वांग जी बिना आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी क्वेश्चन के और बिना किसी क्वेश्चन क्या जवाब देकर सीधा हैवी पैरों से हमारे घूसू के एंसेस्टर हॉल के रूम से बाहर की तरफ जाने लग जाता है। सभी के सभी बुदबुदा रहे थे, क्या सच में हांगवन जुन ने अपना फॉरहेड रिबन फेंक दिया है? ये वो सपना देख रहे हैं या फिर रियलिटी देख रहे हैं? आखिर क्यों हंगनजुन मास्टर विंग को, जिन्हें कोई नहीं बचा रहा था, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी अपने गुस्सों की ग्लोरी के ऊपर कदम रखने के बाद? एंड क्या रिलेशनशिप है मास्टर विंग और हंगवनजुन का? क्या वो कुछ लगते हैं या फिर उनके बीच में चल क्या रहा है? ये बातें उछलने लग जाती है और ये सुन के कुरैन उन सभी को ज़ोर से बोलता है चुप रहने को। इससे पूरे एंसेस्टर हॉल में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन वांगजी के कदम कुरैन के बोलने पे भी नहीं रुकते हैं। कुरैन वांगजी से, जैसी वांगजी एंसेस्टर हॉल से अपना एक कदम बाहर रखने वाला था, तो कुरैन वांगजी को पीछे से बोलता है अगर तुमने एक बार भी या फिर आज इस एंसेस्टर हॉल से एक कदम भी बाहर निकाला तो तुम हम सब के लिए मर जाओगे, और तुम आज के बाद कोई भी गूसू के प्रिंस नहीं कहलाओगे। ना तो तुम्हारे पास कोई टाइटल होगा गूसू का, ना तो तुम हंगवन जुन कहलाओगे, और तुम एक मामूली से कल्टीवेटर कहलाओगे जिसके पास स्पिरिचुअल पावर भी नहीं होगी और जिसे कोई जानता तक नहीं होगा। तुम्हारा नाम किताबों की या फिर गूसू की कोई हिस्ट्री में भी नहीं लिखा होगा। तुम एकदम गायब हो जाओगे। वांग जी दोबारा से सोच लो इस बारे में। ये सुन के वांग जी के पैर एकदम से थम जाते हैं, और वांग जी से थमता है तो खुरैन के फेस में स्माइल आ जाता है। वो जानता था कि उसका बे रेफ्यू अपने टाइटल को नहीं थमाएगा। हाँ, वो ये जानता था कि हो सकता है कि अभी वांग जी विंग की वजह से इमोशन में आए हैं, लेकिन उसके बाद जब उसे रियलाइज़ होगा कि उसने क्या कर दिया है तो वो ज़रूर वापस आएगा। एंड कुरैन इसीलिए उसने ये शब्द बोले थे। वांग जी ठहर गया एंड कुरैन जानने लगा कि वो जानता था कि वांग जी नहीं जा सकता है, गूसू को छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जा सकता है। शिशन चुपचाप था एंड वो वांग जी का इंतज़ार कर रहा था कि वांग जी सच में चला जाएगा। एंड अगर वो चला जाएगा तो वो उसके बिखरते हुए परिवार को कैसे रोक पाएगा।
एंड शीशन कुछ नहीं बोल पा रहा था। यहाँ पर सभी के सभी वांग जी की तरफ देख रहे थे। तभी वांग जी पीछे मुड़ता है और ज़ोर से अपनी बेचन को बुलाता है। बेचन जो कि अभी भी फ्लोर पे अड़ी हुई थी, वो सीधा उड़ के वांग जी के हाथ पे चली जाती है। सभी के सभी शौक के मारे पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वांग जी की आंखों में गुस्सा देखा जा सकता था एंड उन सभी को ये डर था कहीं पागलपन में वांग जी उन सभी को मार ना डाले है। इस वजह से सभी के सभी पीछे हट जाते हैं। उसके बाद वांग जी हमारे कुरैन की तरफ देखता है एंड वो बोलता है, अंकल आपको क्या लगता है, आपको ये लगता है कि आपके आज के करे गए जो कर्म है उसके बाद मैं गुस्सों में रहूँगा, और आपको क्या लगता है कि मैं टाइटल की वजह से या फिर अपना स्टेटस डाउन होने की वजह से डर जाऊँगा? नहीं, क्योंकि पहले मुझे गुसु एक घर की तरह लगता था, एक ऐसा घर जिसमें मैं सांस ले सकता था, एक ऐसा घर जिसमें मुझे सुकून मिलता था, जिसमें मेरी माँ की आत्मा थी, जिसमें मेरे पापा की आत्मा थी। लेकिन आज के बाद मुझे गुसु सिर्फ विंग के खून से सदा हुआ एक ऐसा क्लान लगता है जो कि इतने बड़े पद पे और प्रोमिनेंट क्लान कहलाने के लायक भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैं डरता हूँ अपने टाइटल को डाउन करने के लिए? ठीक है, मैं लान वांगजी, जिन्हें हंगवनचुन में कहा जाता है गुसु का प्रिंस, आज ही आज अपने टाइटल को डाउन करता हूँ एंड मैं अपने फैमिली से जितने भी रिश्ते हैं सब तोड़ देता हूँ। आज के बाद ना तो मैं किसी का भाई होऊंगा, ना तो किसी का नेफ्यू होगा, ना तो किसी का टीचर होऊंगा, ना तो किसी का सखा होऊंगा। मैं सिर्फ वांगजी जो कि एक नॉर्मल कल्टीवेटर होगा, और कोई भी आज के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाने की भी ज़रूरत मत करना। आज मैं अपने नाम को इस घूसू के क्लान से और घूसू के पूरे ख़ानदान से जुदा करवाता हूँ। ऐसा कह के वांग जी अपने बालों का एक कॉर्नर बेचैन से काट देता है। और गाइस, वांग जी इसलिए करता है क्योंकि एंशिएंट चाइनीज़ में अगर कभी भी किसी से नाता तोड़ना है या फिर किसी भी फैमिली से रिलेशन तोड़ना है या फिर बिल्कुल अपने नाम को उसे जुदा करना है, तो उसमें ये बाल काट के हमारा एक वोस लिए जाते हैं। और वांगजी इसलिए अपने बालों को काट रहा था, और सभी के सभी जान चुके थे कि वांगजी अपने बालों को क्यों काट रहा है। ये देखकर लैन शिशन के गला एकदम सूख जाता था, उसे जिस बात कर रहा था वही हो रहा था। वांगजी ने जब अपने बालों के कॉर्नर को काट के नीचे फेंक दिया और अपने वॉक्स को पढ़ लिया कि आज के बाद वो अपने टाइटल को गिरा रहा है और लान से कभी भी कोई रिश्ता नहीं रखेगा, ये सुन के हमारे कुरन को यकीन नहीं हुआ। वो नेफ्यू जो जिसकी आंखों में उसके लिए रिस्पेक्ट हुआ करता था, जो कि उससे क्वेश्चन पूछने की भी हिम्मत नहीं करता था, आज उसने इतना बड़ा कदम उठा के उससे रिश्ता तोड़ दिया है। इससे लैन कुरन एकदम शॉक हो गया। सभी के सभी चुपचाप हो गए। सभी के पास में कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि वांगजी की वो आंखों में जो अंगारे थे वो अभी भी उन सभी को डरा रहे थे, और कहीं ना कहीं उन सभी के कैरेक्टर पे और चरित्र पे उंगली उठा रहे थे कि वो कैसे एक निर्लज लोग हैं जो कि एक इंसान को भी नहीं बचा पाए। उसके बाद वांग जी जब ये सब कर लेता है तो धीरे से विंग को थोड़ा थोड़ा कॉन्शियस आने लग जाता है, लेकिन वो अभी भी पूरी होश में नहीं था। विंग एकदम से वांग जी को जकड़ लेता है, क्योंकि सामने वांग जी का जो चेस्ट की वार्मथ थी उससे विंग को बहुत आराम मिल रहा था। वांग जी को वो जकड़ लेता है और उसके लिप्स जो कि सूज चुके थे और बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे, उससे सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, दर्द हो रहा है, ऐसा विंग बोलता है। ये सुन के वांग जी जब विंग की आवाज़ सुनता है तो वांग जी अपने फोरहेड को विंग के फोरहेड पर रखता है, और इस बात का साक्ष हर कोई था। इतना प्यार से और इतनी मुलायम से वांग जी विंग को देख रहा था, जैसे कि विंग उसकी दुनिया का सबसे इकलौता ऐसा प्रीशियस चीज़ है जिसे वो किसी को शेयर नहीं करना चाहता है। और विंग के लिए वांग जी की आंखों में इतना प्यार देखकर कुरैन को शौक लग गया, और शीशान के सांसें अटक गई। विंग को इस तरीके से उसके लिप्स ट्रैम्बल करते हुए देखकर वांग जी के हर्ट में दर्द होने लगा, और वांग जी विंग के फोरहेड पे अपने फोरहेड को रखकर उसे सिर्फ इतना बोला, मैं जानता हूँ, बस थोड़ा समय और रुक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा विंग।
ऐसा वो बोलता है जिसे सुन के विंग को आराम तो नहीं मिलता था, लेकिन वो चुप हो जाता है। ऑल्दो विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि वो आधा बेहोशी में और आधा नींद में बातें कर रहा था। इतना बोल के वांग जी विंग को चक्कर लेता है और सीधा बिना कुछ सोचे उस एंसेस्टर हॉल से बाहर निकल जाता है, और पीछे रह जाता है गुसु का वो ग्लोरी और वो चीज़ें जो कि विंग्स के खूनों से संधी हुई थी। हर किसी के मुंह उस दिन चुप हो गए थे, और कुलैन का जो घमंड था वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो गया था। शिशन की आंखों से आंसू निकल गए थे, और जो डिसेबल थे बस सब वांग जी के करे गए कर्म को देख रहे थे। वांग जी बिना कोई रिग्रेट के, बिना किसी चीज़ के या फिर अपने पास्ट को बिना कुछ याद करे सीधा विंग के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड फेस के साथ सीधा गुसू के जो वो था फॉरेस्ट की तरफ चलने लग जाता है, जहाँ पर गुसू की बाउंड्री थी। वांग जी को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, बस उसके हाथों पे उसका विंग था जिसे वो बहुत प्यार करता है और जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। और उसके बाल और जो हवा वो वांग जी के और विंग के बीच में जो बिल्कुल भी सरकने वाली ना हवा, उनको जुदा ना करने वाली ग्रिप, वांग जी उसके साथ विंग को वहाँ से ले जाता है। वांग जी के पैर धीरे धीरे जब ज़मीन में पड़ रहे थे, तो वांग जी के हाथों में जो वज़न था वो और हैवी हो रहा था। वांग जी हर कदमों के साथ विंग से या फिर विंग के अपने दिल में ही विंग से वो मांग रहा था और उसकी प्रोटेक्शन के लिए विंग से वादा कर रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी चलने लग जाता है, और चलते चलते जब तक वांग जी गोसे की बाउंड्री की सरहद तक पहुंचने वाला था, तब तक बारिश होना स्टार्ट हो गया था। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि आज वो सब कुछ बैनिश करने वाली थी। बारिश के पानी के साथ धीरे धीरे करके विंग का जो ब्लड था वो नीचे गिरने लगा, और पीछे पीछे सिर्फ वांग जी के कुछ पैरों के निशान और विंग के खूनों के निशान रह गए, जो कि एंसेस्टर हॉल से लेकर सीधा फॉरेस्ट की तरफ जा रहे थे। वांग जी जैसे ही हमारी गोसू की बाउंड्री तक पहुंच जाता है, तो वो खड़ा हो जाता है और पेड़ के पास में देखता है, जो कि उनकी लाइक जो उनका पवित्र पेड़ था ना, जिनकी वो पूजा करते थे और जो उन्हें सुरक्षा पहुंचाता था, वहां तक वांग जी पहुंच गया था। और आगे एक मंजिल थी, एक बहुत सारी पहाड़ियाँ थी और एक अलग दुनिया थी जिसमें वांग जी विंग को छुपाना चाहता था। उसके बाद वांग जी वहाँ पर जाके उसके कदम एकदम ठहर जाते हैं, और वांग जी के हाथ में उसकी बेचैन थी। यहाँ पर वांग जी विंग के पास में देखता है, लाइक अपनी गोद में देखता है, जिसमें विंग आधा कॉन्शियस में था आधा बेहोश था। विंग के लिप्स ट्रैम्बल कर रहे थे, और विंग ने वांग जी का कॉलर इस वे में पकड़ा हुआ था जैसे कि वो इकलौती उसकी लाइफ की डोर है। वांग जी विंग को देखता है एंड उसके फेस को देखता है, जो कि इतना ज़्यादा पेल पड़ चुका था, और विंग के फेस से कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही थी, जिसे देखकर वांग जी के दिल में एजेस होने लग जाते हैं, और वो सोचने लग जाता है कि उसका लव, उसका तूज़ी और उसका सीक्रेट जिसे उसने कभी किसी को नहीं बताया, वो आज इस हालत में सिर्फ उसके वजह से हुआ है। वांग जी विंग को देखता है एंड वो बोलता है, मुझे माफ़ कर दो विंग, गलती तुम्हारी नहीं है विंग। मैं ही कोवर था कि मैंने कभी तुम्हारी आंखों की तरफ नहीं देखा और कभी तुम्हारे दुख को नहीं समझा। मैं डरता था विंग, मैं बहुत ज़्यादा डरता था कि अगर मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखने लगा तो तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे और फिर से मैं अकेला हो जाऊंगा। विंग, मैं किसी और चीज़ से नहीं डरता हूँ, बट मैं अकेलेपन से बहुत डरता हूँ। विंग, मैंने बचपन से जिसको चाहा है उसे खोया है। मैं इतना डरता हूँ कि मैं अगर तुम्हें चाहूँगा तो मेरी वजह से तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे, और फिर मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊँगा। बट मैं पागल था कि मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम्हारे एफ़र्ट्स को। तुम किस तरीके से मुझसे रिक्वेस्ट करते थे कि मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप कर लूँ, बट विंग, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मेरा दिल तुमसे फ्रेंडशिप नहीं, तुमसे प्यार करना चाहता था, तुम्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहता था। ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है विंग, बट मैं कभी तुम्हें बता नहीं पाया, और आज जब मैंने इतना बड़ा स्टेप उठाया है तो मैं तुमको ढंग से बता भी नहीं सकता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन अब इन शब्दों का कोई मायने नहीं है, क्योंकि जब तुम्हें मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैं वहाँ नहीं था। मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया और तुम्हें हर्ट होने लगा। लेकिन विंग, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी स्माइल को, हमेशा
तुम्हारी इनोसेंसी को और तुम्हारी स्माइल को प्रोटेक्ट करूँगा और किसी को भी तुम्हें टच करने ही नहीं दूँगा विंग। विंग, तुम्हें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा कोई फैमिली नहीं है और तुम किसी के लिए बिलोंग नहीं करते हो, तुम ऑर्फन हो। नहीं विंग, तुम मेरे हो। मैं और तुम एक दूसरे के साथ हमेशा साथ में रहेंगे और मुझे और तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरे अंदर भी एक दिल है और ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है विंग, सिर्फ तुम्हारे लिए। और आज के बाद मैं हमेशा अपने दिल की सुनूंगा और ये दिल सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता है। इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी का हर एक वक्त, हर एक ब्रेथ और हर एक सेक्रीफाइस तुम्हारे लिए करूँगा विंग, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये कहकर वांग जी विंग के फोrehead पे एक स्मॉल सा स्माइल किस करता है, जिसमें उसकी फीलिंग्स और उसका सेक्रीफाइस सब कुछ छुपा हुआ था। कहीं ना कहीं विंग उस किस से एकदम मेल्ट हो गया था। अनकॉन्शियसली विंग वांग जी को और जकड़ने लगा और वांग जी ने भी विंग को टाइटली हग कर लिया, जैसे कि वो उसे डिसअपीयर होते हुए नहीं देख सकता है। अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब ज़िंदगी के इस रास्ते में सिर्फ वो दोनों एक साथ चलेंगे और अब वो कभी भी अपने पास की तरफ नहीं देखेगा, क्योंकि अब उसके आने वाला जो फ्यूचर है और प्रेजेंट है वो सिर्फ उसकी गोद में है। और वांग जी आज के बाद विंग के लिए ही जिएगा, उसी के लिए ही सब कुछ करेगा। ये सोच के वांग जी विंग के फोrehead पे दोबारा से किस करता है। देन उसके बाद में जैसे ही वांग जी देखता है, विंग के फोrehead पे किस करता है और विंग का नाम पुकारता है, तभी पिजन ग्लो करने लग जाती है, चमकने लग जाती है, जैसे कि वे कुछ कहने वाली है, क्योंकि पिजन के अंदर स्पिरिट थी, आत्मा थी, जो कि वांग जी को अपना मास्टर समझती थी और वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती थी उससे। वांग जी पिजन की लैंग्वेज समझता था। जब वांग जी देखता है कि उसके हाथ में पिजन ग्लो कर रही है, तो वांग जी पिजन की तरफ देखता है। वांग जी पिजन को बोलता है, आई नो कि तुम्हारे अंदर सारे क्वेश्चन होंगे एंड कहीं ना कहीं तुम डिसअपॉइंट हो रहे होंगे कि मुझ जैसा इंसान तुम्हारा मास्टर कैसे बन गया, लेकिन बेचन मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं हूँ और वैसे भी मैं अब हंगवंचुन नहीं रहा, मैं एक आम इंसान हूँ एंड अब मैं और ज़्यादा इस कल्टीवेशन और ये कल्टीवेटर नहीं बनना चाहता हूँ। मैं एक साधारण सी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ जिसमें मैं सिर्फ विंग को देखना चाहता हूँ। बेशन, जो आज मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अच्छा ना लगे या फिर तुम मुझे एक यूज़लेस मास्टर समझ सकते हो अपना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे को डिज़र्व करते हो और वो अच्छा इंसान मैं नहीं हूँ। मैं तुम्हारा मास्टर कहलाने के लायक नहीं हूँ बेचन, और तुम एक ऐसी तलवार हो जिसमें शक्तियाँ समाई हुई है और मुझ जैसा साधारण इंसान जो कि अब बन चुका है, जिसकी कोई भी स्टेटस नहीं है, वो तुम्हें कैरी नहीं कर सकता है। मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि तुमने अंत तक मेरा साथ दिया विंग को बचाने के लिए और तुमने कभी भी मुझसे कोई भी चीज़ की इच्छा नहीं की। तुम्हारी लॉयल्टी को हमेशा मैं याद रखूँगा, लेकिन अब मैं तुम्हें और तुम्हारा मास्टर नहीं बन सकता हूँ। आई होप फ्यूचर में तुम्हें एक अच्छा मास्टर मिले जिसमें तुम गर्व कर सको और वो पर्सन तुम्हें डिज़र्व कर सके। इतना कहकर वांग जी बेचन को आराम से उस पेड़ के नीचे रख देता है, उस पवित्र पेड़ के नीचे। और जो बेचन थी वहाँ पर पड़ी हुई थी, लेकिन वो अभी भी शाइन कर रही थी। वांग जी बिचन से माफ़ी मांगता है और विंग को अपने गोद में रख के चलने लग जाता है। उसे पता था कि अब वो पीछे नहीं मुड़ सकता है और वो अब मुड़ना भी नहीं चाहता था। उसकी आंखों में एक प्राउडनेस था और हाथ में उसका प्यार था, जिसके साथ वो आगे जाके ज़िंदगी के हर लम्हे को गुजारना चाहता था, जब तक उसकी आखिरी सांस गिर ना जाए। विंग उसके लिए सब कुछ है, उसका दिल और उसकी फीलिंग्स सब विंग से जुड़ी हुई है और आज के बाद विंग उसका फैमिली हो जाएगा और वो हमेशा विंग के साथ में रहेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएगा। मैटर नहीं करता है कि अब वो कल्टीवेटर नहीं रहा या फिर उसे निष्कासित कर लिया गया या फिर उसके नामों को अब कल्टीवेशन वर्ड में कोई भी नहीं पुकारेगा या फिर नहीं जानेगा, उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। बस वो दोबारा से वहीं के माउथ में अपने नाम को दोबारा से गूंजते हुए देखना चाहता है, जो कि एक सुनहरे कलम के किताब के पन्नों से भी ज़्यादा खूबसूरत वर्ड, जब विंग के माउथ से उसका नाम जब
विंग बोलता है ना, तो वांग जी को 100 किताबें जो कि ऐसी पुरानी पड़ी हुई है जिसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है किसी को नहीं पता है, उससे ज़्यादा बेहतर है। और वांग जी अपने आप पे प्राउड करता है। वांग जी जैसे ही आगे 2-4 और कदम बढ़ाने वाला था, तभी बेचैन अपने आप ही उड़ के वांग जी के सामने खड़ी हो जाती है और हवा में तैरने लग जाती है और चमकने लग जाती है। ये देखकर हमारा जो वांग जी था वो आगे पैर बढ़ाया था, लेकिन बेचैन उसे बार बार रोक रही थी। ये देखकर वांग जी के फेस में एक स्माइल आ जाती है एंड वो हमारा बेचैन की तरफ दिखता है एंड वो बोलता है, लगता है तुम उसकी तरह स्टबर्न हो। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर तुम मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहते हो तो ठीक है, हम तीनों एक दूसरे के साथ में रहेंगे हमेशा। तो बेचैन हमें कहाँ जाना चाहिए? बेचैन इसमें और ज़्यादा ग्लो करने लग जाता है और अपने ओर से ही एक डायरेक्शन की तरफ दिखाता है जो कि बहुत दूर, गूसों से बहुत दूर, कल्टीवेशन वर्ड से बहुत दूर वो चीज़ दिखाता है, लाइक वो डायरेक्शन दिखाता है। ये देखकर वांग जी बिचन की बातें समझ जाता है एंड वो नोट करता है। तो वो बोलता है, ठीक है, अगर तुम वहीं चाहते हो और तुम मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहते तो ठीक है, मैं तुम्हारा खुश गुज़ार हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी के हर लम्हे तक तुम मेरा साथ देना चाहते हो बेचैन, और तुम्हारी लॉयल्टी को मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये सुन के बेचैन सीधा हवा से थोड़ा नीचे लटक के वांग जी के कदमों के सामने आ जाता है और वांग जी अपने जो बेचैन था, जो कि आधी फ्लोट हो रही थी और आधी धरती पे थी, उस पे कदम रखता है और बेचैन हवा में थोड़ा ऊपर उठती है। वांग जी ने विंग को कैरी कर रखा था, दोनों के बाल फ्लोट कर रहे थे विंग का रिबन, और वांग जी का जो वाइट कपड़े थे दोनों एक दूसरे से इंटरवाइन हो रहे थे और वांग जी हवा में एक गौर से ज़्यादा बेहतर नहीं लग रहा था। वांग जी को प्राउड था। वांग जी जैसी हवा में उड़ता है तो धीमे धीमे ठंडी हवा और बारिश विंग के ऊपर पड़ने लग जाती है और विंग और ज़्यादा शिवर करने लग जाता है। विंग फिर से बोलता है, मॉम। ये सुन के वांग जी विंग की तरफ देखता है एंड वो फिर से विंग के साथ अपना फॉरहेड चिपकाता है एंड वो बोलता है, मैं यहाँ पर हूँ विंग। ये सुन के विंग वांग जी के चेस्ट में अपना फेस छुपा के आराम से वहीं पर ही अनकॉन्शियस हो जाता है एंड वांग जी बिशन को इशारा करता है और बिशन जो था ना वो हवा में फ्लोट करके वांग जी और विंग को उस डायरेक्शन की तरफ ले जाती है। यहाँ से सीन कट करके हमें दिखाया जाता है गूसों के जंगलों पे एक इंसान को जो कि वाइट रोब्स में पागलों की तरह भाग रहा था। उसके पैर के नीचे कीचड़ था जो कि उसके वाइट कलर के बिना दाग के पोशाकों पे चिपक रहा था, लेकिन उसके फेस में कोई भी इस चीज़ को लेकर चिंता नहीं थी। वो सिर्फ दूर खड़े वांगजी को जाते हुए देख रहा था और बार बार उसे पुकार रहा था, लेकिन जब तक वो वांगजी को पकड़ पाता या फिर उसे कुछ कह पाता तब तक भी चैन वांग जी को दूर लेकर उड़ के वहाँ से निकल गई और वो इंसान फिसल के एक जगह पे गिर गया। और वो इंसान और कोई नहीं, हमारा लेन शिशन था, वांग जी का बिग ब्रदर। जब लैन शिशन ने अपने भाई को आखिरी बार जाते हुए देखा और उसने ये देखा कि वांग जी की आंखों में कोई भी रिग्रेट नहीं था, बस उसकी आंखों में खुशी थी और प्राउड था। ये देखकर शिशन की आंखें नम हो गई थी, उसकी आंखों से आंसू गिर गए थे और शीशा ने अपने दिल पे हाथ रख लिया और बहुत सारा पेनफुल वॉइस में बोला, आई एम सो सॉरी वांग जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई कहलाने लायक नहीं बचा, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया वांग जी, मुझे माफ़ कर दो मॉम डैड, मैंने अपने परिवार को टूटने से पहले ही कुछ नहीं किया। बट वांग जी, बस मैं तुम्हें इतना बोलना चाहूँगा, जहाँ तुम्हारी खुशी है ना वहाँ तुम जाओ, और मैं देख सकता हूँ कि तुम मास्टर विंग के साथ बहुत खुश हो, तो मैं होप करता हूँ कि तुम दोनों की ज़िंदगी हमेशा खुश रहे और तुम दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहो, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और दर्द ना आए, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इतना प्रार्थना करता हूँ। बट वांग जी, तुम हमेशा मेरे ब्रदर रहोगे, तुम हमेशा मेरे लिए मेरे वांग जी रहोगे और मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए ही तुम मेरे हंगवन चुन रहोगे और मेरे दिल में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा होगी। तुम्हें किसी भी पावर की या फिर किसी स्टेटस को, सॉरी, तुम्हें किसी पावर और स्टेटस की ज़रूरत नहीं है ग्लो करने की। तुम पहले से ही वो चाँद हो जिसे हर कोई एडमायर करता है, और वो चाँद के बारे में अगर कोई भी नहीं लिखेगा ना अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में, तो मैं तुम्हारे बारे में ज़रूर लिखूँगा, क्योंकि तुम्हारा सेक्रीफाइस
मैं कभी भी खाली नहीं जाने दूंगा। मैं पूरी दुनिया को दिखा के रहूँगा कि तुम एक मामूली कल्टीवेटर नहीं थे, तुम मेरे भाई थे, मेरे लहन शेषन के, जिसने प्यार के लिए सब कुछ कर दिया और एक मिसाल को कायम कर दिया। वांग जी ब्रदर, खुश रहना, हमेशा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास रहेगा। ये सुन के लहन शेषन वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं और इसी के साथ वो बारिश में और वो गूसू और साथ साथ एक कर्ज से भरा गूसू वो वहीं पर ही पीछे छूट जाता है और वांग जी और विंग और बिचन एकदम प्राउड के साथ वहाँ से गुजर के कहाँ गायब हो जाते कुछ पता नहीं चलता। और इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, ये फर्स्ट पार्ट था। आई होप आपको मेरा लिखा गया फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा और अगला पार्ट मैं ज़रूर जल्दी और ज़रूर अपलोड करूँगी, जो कि ख़ास होने वाला है कि यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ विंग और वांग जी का। क्या वो सच में अपनी प्यार की राह खोज पाए या फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। क्या दोबारा से कभी शिशन अपने भाई को देख पाएगा या फिर कुरैन को कभी अपनी गलती का एहसास होगा। और क्या सभी के सभी हंगवन चुन और विंग नाम के कल्टीवेटर को भूल जाएंगे या फिर उनका नाम अमर रहेगा। ये तो आपको अगले पार्ट में पता चलेगा। और हाँ गाइस, यहाँ से जाने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको फर्स्ट पार्ट और ये स्टोरी का फर्स्ट लाइन जो मैंने लिखी है वो सब कैसी लगी। और हाँ, प्लीज़ बिना बोले मत जाना, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या बोलना है इस फर्स्ट पार्ट को पढ़ने के बाद, सॉरी सुनने के बाद। सो ऑल दो सिर्फ मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा और अगले पार्ट मैं जब अपलोड करूँगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी और ज़्यादा वेट नहीं कराऊँगी, क्योंकि ये प्री रिकॉर्डेड है तो इसमें आपको ज़्यादा वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अगर स्टोरी आपको ज़्यादा पसंद आती है तो प्लीज़ अपने वांगशन लवर जो कि हिस्टोरिकल लव और फीलिंग्स को ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं उन सबसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तब तक मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा मेरी ये वाली स्टोरी। बाय बाय।